हाँ भी क्या है भैया, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आस्क गंजी स्वैग एंड आई होप आप लोगों की ईद अच्छी गुजरी होगी, आपका टाइम अच्छा गुजर रहा होगा, आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। मैं इस वक्त यूके में मौजूद हूँ और मैं हमेशा जो आउटडोर वीडियो बनाता था, आपको पीछे आउट हाउस नजर आता होगा, वो ये था और इसमें बहुत सारा सामान था, अभी भी है लेकिन फ्रेम में आपको नहीं दिख रहा बिकॉज कन्वीनियंटली साइड में किया गया है। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू मेक अ सेटअप हेयर और ये घर रेंट करने की वजह भी यही थी कि एक ऑफिस स्पेस हो जहाँ पे मैं आराम से अपना स्टूडियो सेटअप लगा के काम कर सकूं। बट ऑफ कोर्स मुझे चीज़ें सिर्फ बोलना आता है, दैट्स ऑल आई नो, बाकी ये सारी चीज़ें जो है टीम करती है। सो यहाँ पे ऑब्वियसली मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी कि क्या लगाना है किसे लगाना है, बट खैर फिर मैं घुस गया एक अपने काम में ना, खुद घुसना ज़रूरी होता है। तो मैंने फिर एक ये टेबल ऑर्डर की, एक लाइट ऑर्डर की, बट आई थिंक दिस इज़ नॉट इनफ, दिस इज़ की लाइट, मुझे एक और लाइट चाहिए होगी यहाँ से ताकि फेस बैलेंस हो। आई एम लर्निंग आहिस्ता आहिस्ता एंड ऑफ कोर्स बाकी साउंड प्रूफिंग और ये सारी चीजें थोड़ा थोड़ा करके मैं आहिस्ता आहिस्ता स्टैब्लिश कर रहा हूँ। द आइडिया इज सो दैट आई कैन गेट टू स्पेंड मोर टाइम हियर विद द फैमिली विद द किड्स। ऑफ कोर्स जरूरी भी है ताकि ये कि काम यहाँ से भी चलता रहे और पाकिस्तान से तो चल ही रहा है इतने सालों से। बाकी ईद अच्छी गुजरी, यहाँ पे ईद खैर कोई इतनी खास होती नहीं है, अब बाहर निकलो तो काम धंधा सबका चल रहा होता है तो वो फेस्टिव एनवायरनमेंट इतना नहीं होता। वी डू हैव फ्रेंड्स जिनसे मुलाकात रही ईद पे, बट कोई खैर खास फैमिली तो इधर नहीं है किसी भी साइड से, बट नेवरदलेस it was nice। बाकी जिंदगी के दूसरे मामला चल रहे हैं, काफी ट्रैवलिंग है। मैं सीधा यूएस से यहाँ आया था, थोड़ी सी हेल्थ अपडेट, मैं थोड़ा सा सही फील नहीं कर रहा था एवर सिंस आई वाज इन पाकिस्तान। फिर नौजिया मेरा बहुत बढ़ रहा था, नौजिया हसन बन गया था मैं। फिर खैर मेडिकेशंस वगैरह चल रही हैं, सो अल्हम्दुलिल्लाह आई फील बेटर नाउ। वरना ये कि हर वक्त कांस्टेंट स्टेट ऑफ नौजिया होती थी, मुझे लग रहा था कि वर्टिगो हो गया है बिकॉज द सिम्टम्स दैट आई हैड। कोई कह रहा है कि बैलेंस, कानों का बैलेंस खराब हो गया है, इस वजह से आपको चक्कर आ रहे हैं वगैरह वगैरह, स्ट्रेस है। और इंस्टाग्राम पे पूछा तो सीधा स्टमक कैंसर ही डाल दिया ना लोगों ने। मतलब भाई खुदा को मानो, मैंने स्टोरी ही डिलीट की, मतलब पूछना ही नहीं लोगों से। खैर सो अलहमदुल्ला आई फील बेटर। नेवरदलेस इन चीज़ों को लाइट नहीं लेना चाहिए बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग एनी यंगर। आई विल बी टर्निंग 41 इन जुलाई, तो बस इंशाल्लाह द आइडिया इज कि गो बैक टू पाकिस्तान और जाते ही वहां से थरो चेकअप कराना है। यहाँ भी हो सकता है बट यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स मिलना बड़ा अजाब है। पाकिस्तान जाओ, पैसे दो, सारे काम फॉरन फॉरन, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भाई जिंदाबाद, तो ये करवाना है जरूरी प्रॉन्टो। एंड देन ऑफ कोर्स देयर इज लॉट्स ऑफ ट्रैवलिंग उसके बाद भी। आई विल बी गोइंग टू यूएस अगेन। वो जो लास्ट ईयर में सैन एंटोनियो गया था, ट्रेड एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट की तरफ से यूएस के ट्रेड शो होता है हर साल, हर शहर में, मतलब डिफरेंट शहरों में होता है और वो पूरा शहर अपने आप को खोल के रख देता है कि दिस व्हाट आई हैव टू ऑफर। सो इस साल वो लॉस एंजलिस में है एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू अटेंड दैट। फिर वहां से जाहिर है वेगस जाएंगे, करीब है, गोगलू विल जॉइन मी। आई विल बी रेंटिंग अ साइबर ट्रक। खैर ये सारी अपडेट्स मैं आपको बता रही हूँ, किसी को पता नहीं है। सो दैट्स गोना बी फन और व्लॉगिंग श्लॉगिंग होगी। फिर मे बी आई माइट गो टू शिकागो, ह्यूस्टन, डैलस तो होता ही है हर ट्रिप में। सो या लेट्स सी। फिर उसके बाद आके फिर जाना है वर्ल्ड कप के लिए एंड दैट्स गोना बी अ लॉन्ग ट्रिप बिकॉज वर्ल्ड कप पूरे महीने का है एंड आई हैव अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योर्ड इंडिया पाकिस्तान का टिकट ये। सो आई विल बी इन न्यूयॉर्क फॉर दैट मैच। बाकी पाकिस्तान वर्सेस यूएसए डैलस में हो, देख लेंगे जाके, मगर कोई खास मैच नहीं होगा। एंड पाकिस्तान वर्सेस कनाडा भी आई थिंक न्यूयॉर्क में ही है। सो या, सो दैट्स प्लान। बाकी देखें जिंदगी कहाँ लेके जाती है। अब प्लान तो इंसान बहुत बनाता है मगर फिर अपने आप का भी ख्याल रखना है, विच इज वाई आई हैव टू गेट अ थरो चेकअप बिकॉज फिर उसके बाद में आई विल हार्डली बी स्पेंडिंग एनी टाइम इन कराची। सो या, ये थोड़ी बहुत अपडेट्स थी, मैंने सोचा आपको बता दूं। चलते हैं आज की ईमेल्स की तरफ। ऑलराइट जी, तो पहली ईमेल आई है साउथ इंडिया से और द सब्जेक्ट इज विमेन सेफ्टी इन इंडिया। हाय जुनेद सर, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ यू। एवरी मॉर्निंग व्हाइल वॉकिंग बैक आफ्टर prayers I listen to your episodes and feel rejuvenated. Very nice. I reside in Kochi, Kerala. I wanted to bring up a problem and share an incident with you. I was traveling to Bengaluru yesterday via Indigo Airlines, and the incident confirmed how unsafe India is for women. I was a solo traveler, but just behind me were a group of 12 to 15 youngsters. Seems like they were all working in the same company and they came for a colleague's wedding. The group even had 3 ladies. As they were boarding the flight, some of them were commenting on the air hostesses. Once they sat, one guy said he could get the air hostess to buckle his friend up. Then he accepted the challenge and calls the air hostess and tells her the buckle isn't working properly. Can you help? यानी ये कि बोला कि भाई मेरा ये बेल्ट नहीं बन रही, जरा आके बांधना। She politely buckles his seat, which had no issues. When she goes away, they cheer for him, and that shockingly included the ladies who were also traveling in that group. They were calling some of them sir, which means some senior in the company. Not a single person in the group objected, and even the woman found it funny to degrade the
air hostess. This is on the back of what just happened in Jharkhand recently, which has shook the entire India with the Spanish biker couple, where the woman was gang raped by 7 men. The culprits got caught and pretty sure they are going to be hanged post trial, but this just shows how unsafe our country is and how casually we take safety for women in India. Also, I just wanted to mention this wasn't an incident of a Bimaru state, but South India. अच्छा, Bimaru state का मतलब है बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान and UP. But South India, and the group wasn't a group of uneducated, alcoholic, sleazy, jobless guy. It was a mixed group of educated people, but they still didn't think it was wrong to do so. After that happened, I felt ashamed that I didn't stand up and tell the guys off. Me being a silent onlooker isn't blameless. I wish I had some sense and guts to stand up and stop it. How do we as a nation address this and improve it so the next generation doesn't learn दिस क्रीपी बिहेवियर रिगार्ड्स। ऑलराइट जी, सो ये आपने ईमेल सुनी, केरला से ईमेल आई है। सबसे जो रिफ्रेशिंग बात थी कि सुबह ये अपनी प्रेयर्स से वापसी पे आई बिलीव ओके या ही इज़ अ क्रिश्चियन, सो ये सुबह चर्च से वापसी पे ये मेरी पॉडकास्ट सुनते हुए जाते हैं एंड फील्स रिजुविनेटेड। माशाल्लाह यार, दैट्स वेरी नाइस, इट्स वेरी हार्ट वार्मिंग। अच्छा जी, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एयर होस्टेसेस या एयर होस्टेस जो टर्म है ये थोड़ी सी ऑब्सोलीट है एंड दिस इज हाउ वी लर्न। मैंने अपनी एक फ्रेंड जो कि वो इसी प्रोफेशन में है उसके साथ बातों बातों में वर्ड मेंशन किया एंड शी सेड वी आर नॉट इन द 60s, इट्स कॉल्ड फ्लाइट अटेंडेंट। ये पुराना वर्ड है, पसंद नहीं किया जाता, सो प्लीज व्हेनेवर यू मेंशन you can call it cabin crew या flight attendant. Now secondly, it's not an isolated event. इस तरह की बहुत सारे events होते हैं, खासतौर पे साउथ एशिया में, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में। ये क्यों होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो हम समझते हैं कि बिकॉज हमने टिकट खरीदा है तो हमने जहाज खरीद लिया है और एयर होस्टेस जो है वो हमारे बाप की नौकर है और वो हमारे लिए काम करेगी, इसकी जितनी बार बटन दबाऊंगा वो आएगी। सो असल में वी डोंट गेट टू एक्सरसाइज दैट इन आवर डेली लाइव्स ना, क्योंकि घर में हर किसी के तो नौकर नहीं है, तो ये बड़ा मजा आता है, बटन दबाया, खूबसूरत लड़की चलती हुई है और जो है वो कर रही, तो वो समझते हैं कि अच्छा, एक हमारे यहाँ मसला भी वही है, थैंक्स टू ऑल द गोविंदा मूवीज के हंसी तो फंसी, तो वो जस्ट बिकॉज उसका काम है पोलाइटली बात करना या स्माइल पास करना, तो वो समझते हैं कि जी तो मेरे से सेट हो गई। और फिर दूसरा ये कि फिल्मों ने भी काफी ज़ाहिर किरदार अदा किया है। आई रिमेंबर अंजाम थी शाहरुख खान की, जिसमें माधुरी जो है, माधुरी दीक्षित वॉज अ फ्लाइट अटेंडेंट एंड लाइक यू नो लाइक फिर उनकी बातचीत चलती है, दैट्स हाउ दे गेट टू नो ईच अदर वगैरह वगैरह। वो आई थिंक जहाज में ही होता है। मुझे से उसका एक गाना याद है, मैं रोऊं या हंसूं, लेकिन मुझे स्टोरी नहीं याद, बट आई रिमेंबर इट वाज लाइक जैसे डर थी, वायलेंट थी काफी और साइकोपैथ होता है, तो शाहरुख खान वाज बॉक्स्ड इनटू दैट फ्रेम और उस तरह की फिल्में आती थी। सो या हमने फिल्मों से भी सीखा है कि जी फ्लाइट अटेंडेंट है तो उसको तंग करना है, उसको फंसाना है वगैरह वगैरह। सो ये एक बड़ा कॉमन अकरेंस है। देयर इज वन थिंग आई डिड एंड आई एम नॉट प्राउड ऑफ इट, बट अगेन वो 12 साल पुरानी चीज है। ऑफ कोर्स आई वाज वेरी यंग और मुझे नहीं पता था उसमें कैसे रिएक्ट करना है। जैसे कि आपने कहा ना कि आई शुड हैव स्टूड अप एंड टेकन अ स्टैंड और आई शुड हैव डन समथिंग। सो मैं एक बार एक फ्लाइट से वापस आ रहा था, वो शाहीन एयर, दुबई से, पाकिस्तानी एयरलाइन थी और वो दुबई से कराची आ रही थी। ऑफ कोर्स सस्ता टिकट होता था, तो सस्ता टिकट था तो उसमें जाहिर है आपके वीआईपीज तो नहीं होते उसमें, फिर जाहिर है लेबर क्लास होती है ज़्यादातर, मैं भी लेबर ही था। सो उसमें एक बंदा था, वो वीडियो बना रहा था फ्लाइट अटेंडेंट की, ठीक है, और वो उसको कह रही थी कि इसको डिलीट करो, वो नहीं कर रहा था, तो उसने उसका फोन छीना और जहाज में काफी शोर हुआ और बदमजगी हो गई और उसके बाद उसने उसका फोन छीन के चीजें डिलीट की। और अच्छा, उस वक्त तक मैं इतना मशहूर नहीं था, बट थोड़ा बहुत नोन जरूर था एंड शी हैड रिकग्नाइज मी। तो व्हेन शी केम टुवर्ड्स मी टू सर्व, तो वो रो रही थी, सिसकियां ले रही थी, तो मैंने उसको बोला कि आप इस चीज़ की कंप्लेन क्यों नहीं करती उतर के? तो कह रही है यही अगर हम जद्दा में लैंड हो रहे थे तो हम सीधा जेल कराते हैं, और हमने बहुत कराए भी हैं, मगर बिकॉज वी आर लैंडिंग इन द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान तो FIA वाले हंसेंगे। FIA थी या ASF थी, आई डोंट नो हु डील्स विद दिस, आई थिंक इट्स FIA बिकॉज ASF इज एयरपोर्ट सिक्योरिटी, वो एयरपोर्ट की प्रेमिसेस को सिक्योर करती है, FIA ये सारे मामला देखती है एविएशन के। तो वो कह रही है, वो आगे से हंसते और टाल मटोल करते तो कहते तो रोज क्या, कोई मसला नहीं, आप घर जाएं आराम से, तो कह रही हमारी कोई सुनता नहीं है। सो आई डिडंट नो व्हाट अकर्ड टू मी, और मैंने खड़े होकर उस बंदे के ऊपर कैमरा तान के वीडियो बनाई और उसमें ऑफ कोर्स मैं वो रो रही थी एंड आई वांटेड टू हेल्प और मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं।
अगेन ये 12-13 साल पुरानी बात है। और फिर मैंने उस बंदे के ऊपर वीडियो बनाई और फिर मैंने उसको ये बोला, विच इज़ एन टोटली इलीगल थिंग टू डू, बट ऑफ कोर्स आई डिडंट नो एनी बेटर। मैंने उसको बोला कि मैं एफआईए में और तुम नीचे उतरो, मैं तुम्हें बताता हूँ। और मैंने उसकी वीडियो जो है ना उसको अच्छी तरह कि तुम वीडियो बनाते हो और ये करते हो वो करते हो, वो ज़ाहिर है व्हेन यू आर यंग यू आर हॉट ब्लडेड, तो आपके होता है कि जी मैं समाज सुधार करूंगा और दिस एंड दैट। मैं कैमरा लेकर उसके मुंह पे खड़ा हो गया। ऑफ कोर्स नाउ आई रिग्रेट इट, क्योंकि अगर उसको मैं वैसे ही बात करके लाइक समझा देता तो शायद वो माफी मांगता था। मैंने उसकी वीडियो लेके इंटरनेट पे डाल दी एंड मैंने तो अपने पास से वो डिलीट कर दी, बट बिकॉज इंटरनेट पे एक बार चीज़ जब डल जाती है वो कहीं जाती नहीं है और वो सारी ज़िंदगी फिर फैलती रहती है इधर से। तो वो मुझे कहीं ना कहीं से वो वीडियो नज़र आ ही जाती है, किसी ग्रुप पे शेयर हुई होती है, किसी किस पे। अब वो एक बहुत पुरानी वीडियो है। अगेन आई एम नॉट प्राउड ऑफ इट, और मुझे अगर वो भाई कहीं मिले मैं उससे ज़ाहिर है माफ़ी मांगूंगा, मगर ये कि दिस इज़ व्हाट आई डिड एंड आई होप उसको देख के शायद उस एक्सपीरियंस के बाद उसने फिर बाद में ना किया हो। आई होप ही लर्न समथिंग। अगेन मेरा काम नहीं है जज जूरी और एग्जीक्यूशनर बनना, ये बड़ी गलत चीज़ है। मैं ऑफ कोर्स जब मैं बार बार कह रहा हूँ नॉट प्राउड ऑफ व्हाट आई डिड, बट शायद वो वीडियो देख के और लोग डिटर हुए हो कि यार जहाज में ऐसी हरकत नहीं करते, क्या पता कल को हमारी वीडियो ना चल जाए। सो मकसद यही था। अगेन तरीकाकार गलत था, मकसद नीयत बुरी नहीं थी, मकसद बुरा नहीं था, तरीकाकार इलीगल था और सही नहीं था एंड आई एम नॉट प्राउड ऑफ इट। तो वो एक चीज़ मुझे बड़ी खटकती है और मैं अक्सर सोचता हूँ उस बंदे के बारे में, पता नहीं कौन था। मैंने लेके वीडियो डाल दी, फिर उसके बाद मैंने आज तक ऐसी हरकत नहीं की। अच्छा, जब वो वीडियो डाली थी तो उसके नीचे उफ इतने लोग उसकी साइड ले रहे थे कि क्या हो गया, वीडियो ही तो बनाई थी, वो कौन सा नंगी थी, दिस दैट। अब खैर मैंने तो वो डिलीट कर दी, नहीं तो अब मैं आपको वो लिंक बोलता कि आप ढूंढें और उस पर जाके नीचे ज़रा कमेंट्स पढ़ें हमारी इस्लामिक रिपब्लिक की आवाम का। और अगेन विक्टिम ब्लेमिंग, हमारा कौमी खेल हॉकी होता था, हॉकी तो ख़त्म हो गया, विक्टिम ब्लेमिंग है। और किस किस्म की घटिया लैंग्वेज, ये तो होती ही हैं, तो ये तो आज इस मुल्क में कल उस मुल्क में, ये तो पायलट की रखेल। मतलब मैं आपको बिल्कुल जो वर्ड्स थे मैं वही बता रहा हूँ, इस किस्म की घटिया लैंग्वेज उसमें यूज़ की थी। एंड दैट्स हाउ आई बिकेम फ्रेंड विद दैट पर्सन जिनका मैं बता रहा था, फ्लाइट अटेंडेंट, बिकॉज शी रिलेटेड टू इट। उसने बोला यार ये बड़ा होता है, एंड देन शी ऑल्सो टोल्ड मी कि हम सऊदी में जब भी लैंड होता है हम तो इतने लोगों को अंदर करा देते हैं इसी वजह से। एंड इट्स मोस्टली ऑफ कोर्स द लेबर क्लास, जिनको नहीं पता, जो शायद इन इलाकों से आते हैं जहाँ पे औरत नजर ही नहीं आती, तो जब पहली बार नजर आती है और वो भी जाहिर है आपने यूनिफॉर्म में, जो कि एक रिवायती बुर्का नहीं होता जो कि उनके इलाकों में होता है, तो वो आप ऐसे बाहर होते हैं, वो समझते हैं कि हाँ इसकी तो वीडियो बनाना ठीक है, और वो बनाते हैं वीडियो, फिर हम सऊदी में पकड़वा देते हैं। बट पाकिस्तान में इस पर कुछ नहीं होता। ऐसे अभी मुझे बात याद आई, वो इंडिपेंडेंट उर्दू था या पता नहीं किसकी एक वीडियो आई थी अभी कि औरकजई एजेंसी में 1,10,000 लोग सयाही मकाम पर आए और उन्होंने बहुत तफरीह की ईद के दिन। और जब मैंने वीडियो देखी उसमें ना कोई औरत नजर आई ना कोई छोटी बच्ची नजर आई, तो मेरा दिल किया कमेंट कर दूं कि भाई इसको हेडिंग को चेंज करके 1,10,000 मर्द कर दें, क्योंकि मर्दों ने एंजॉय किया वहां, इंसान दूसरे तो और है ही नहीं। सो या आई मीन लाइक देयर आर पीपल, अगेन मैं कोई पिन पॉइंट नहीं कर रहा किसी एक सूबे को या एक कौम को, मैं इस तरह के बहुत सारे इलाकों में पाकिस्तान में आपको इसी तरह का मिलेगा। आपको औरत बुरे वाला में आपको औरत नहीं दिखेगी। माई गुड फ्रेंड इज फ्रॉम देयर, वो यही बोलते हैं हम बाहर निकलते देयर इज जस्ट नो वुमन, नॉट एट ऑल, तो इनविजिबल होती हैं। सो जाहिर है जब इस माशरे से लोग निकलेंगे, अब खैर बात इंडिया से शुरू हुई थी, मैं कहाँ लेकर चला गया। सो लाइक तंग माशरों में फिर यही समझाते हैं। सो या कमिंग बैक टू द पॉइंट कि फिल्मों से हमने यही सीखा है, और फिर एक ज़बान ज़द-ए-आम कि हाँ भाई ये एयर होस्टेस जो है फ्लाइट अटेंडेंट जो है, वो बिकॉज वो दूसरे मुल्क में जाती है तो उनका पायलट्स के साथ चक्कर भी होता है, तो जब उनके साथ होता है तो मेरे साथ भी होगा, और या फिर ये कि इजी इजी कैच है तो हमने तो उनको ऐसे ही ट्रीट करना है। सिमिलरली व्हेन इट कम्स टू अल्कोहल, हमने ये भी देखा है लोग आपे से बाहर हो जाते हैं। अगेन टिकट नहीं खरीदा, बोइंग 747 खरीद लिया बशमूल पूरे क्रू के, तो अभी हमारे नौकर हैं, वो शराब भी मांगते हैं इस तरह, बहुत जिद करते हैं, और फिर हमने देखा है किस तरह उनको टेम किया जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है कस्टमर भी नहीं ख़राब करना, लेकिन ये कि फिर इतना भी वायलेशन नहीं करनी कि अगला आउट हो जाए और फिर मसले मसाइल हो जाए। हम अक्सर देखते हैं इंडिया से काफ़ी इस तरह की वीडियोज़ आती है, एक कैप्टन को थप्पड़ मार दिया था, और फिर वो ज़ाहिर है लाइफ टाइम बैन भी हुआ वो बंदा। किसी ने समबडी वाज यूरिनेटिंग इन द प्लेन एज वेल। काफ़ी इस तरह की वीडियोस इंडिया से आ रही हैं, और ऑफ कोर्स पाकिस्तान में भी इस तरह के हम देखते हैं मामलात हो जाते हैं। इसकी एक और वजह ये भी है कि ज़ाहिर है द मिडिल क्लास इज़ ऑन द राइज, स्पेशली इन इंडिया, राइट। सो वो लोग जो किसी ज़माने में ट्रेन में सफ़र करते थे, अब बिकॉज दे आर अर्निंग मोर, तो वो अब जहाज़ में सफ़र कर रहे हैं। फिर वही ज़ाहिर है मैनरिज्म नहीं है और वो अदब आदाब नहीं है उस जगह के। मतलब आप ट्रेन स्टेशन पे तो किसी को मार दो चमाट,
मगर आप जहाज में समझते हैं कि यहाँ पे भी वही वाली बदमाशी चलेगी जो कि किसी रेलवे स्टेशन पे चलेगी, तो कैप्टन को उठा के चमाट मार दिया, फ्लाइट लेट थी, इस तरह की कोई एक वाकया था। सो यू कांट डू दैट। एंड इसका आप जरा ध्यान रखिएगा, बहुत से लोगों को मैंने देखा जहाज में वेप कर रहे होते हैं। इतना बड़ा क्राइम है ना धुआं, क्योंकि उसके बाद अगर फायर अलार्म बज गया और फ्लाइट लैंड करनी पड़ी और फिर पता चला कि आपके पास हुआ, लाइफ टाइम बैन है। और फिर जब एक एयरलाइन बैन करती ना, वो डेटा शेयर भी करती, फिर आप हर एयरलाइन से बैन हो गए। और ये इन दैट केस, ये जो चमाट मारा था कैप्टन को, इस पे एफआईआर हो गई। अब एफआईआर इतना बड़ा क्राइम होता है, आपको सोच है, मैंने पहले भी बताया, हमारे बड़े अच्छे दोस्त कंबर नकवी जो कि पुलिस में है, साउथ पंजाब में होते हैं, और वो टिकटॉक पे बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी बनाते हैं। उन्होंने मुझे बहुत पहले ही कहा था, और मैंने काफी वीडियोस में मेंशन भी किया है, कि भाई अगर आपका लड़ाई झगड़ा हुआ सड़क पे, कोई गाड़ी वाड़ी टकरा गई और आपने उसके बाद सर फाड़ दिया अगले का, और उसने इक़दाम कत्ल यानी अटेम्प्ट टू मर्डर का एफआईआर कर दी, शाम को तो आपकी सुलह हो जाएगी, चले जी गलती हो गई, खून जोश मार गया था। मगर बिकॉज नाउ यूर ऑन द रिकॉर्ड, आपको दुनिया भर का वीजा नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जहां भी वीजा अप्लाई करते हैं वो पूरे थानों के सिस्टम पे स्कैन किया जाता है कि जी बंदा कोई कॉन्विक्ट तो नहीं है, या इस पे कोई केस तो नहीं है, इस पे एफआईआर तो नहीं कटी हुई। आप कश्मीर में ही फंस के रह जाएंगे, फिर आप जिंदगी भर कहीं निकल नहीं सकते। तो मेक श्योर आप पे एफआईआर ना हो, कभी भी इस किस्म का कदम ना उठाएं। अच्छा, एक और जो इन्होंने बात की कि झारखंड में जो इंसिडेंट हुआ था, जो कि आई थिंक एक कपल था, जो बाइकिंग कपल था, दे वर ट्रैवलिंग ऑल द वे फ्रॉम ब्राजील, और मतलब वो अफगानिस्तान से होके गुजर गए, पाकिस्तान से होके गुजर गए, नेपाल, बांग्लादेश, मगर उनका अगर रेप हुआ तो इंडिया में हुआ। और फिर ऑफ कोर्स उसके बाद पकड़े गए वो लोग, और जैसा कि ईमेल में भी लिखा कि दे विल मोस्ट लाइकली गेट हैंग। बट ऑफ कोर्स इसका जो सबसे बुरा इम्पैक्ट है वो ये है कि वो ग्लोबल जाती है वो न्यूज़। उस कपल ने जो वीडियो बनाई थी, आई थिंक उस पर 200 मिलियन व्यूज हैं। नाउ इमेजिन इंडिया बीइंग अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जो एक बहुत बड़ा चंक टूरिज्म से कमाता है, जब इस किस्म की न्यूज़ जाती हैं अनसेफ, मतलब विमेन सेफ्टी से रिलेटेड, कि ना सिर्फ इंडियन विमेन मतलब उनके साथ इंसिडेंट होते हैं, जैसा कि हमने देखा दिल्ली क्राइम वाला जो इंसिडेंट काफ़ी मशहूर था, काफ़ी शॉकिंग भी था। इस तरह की कितनी न्यूज़ आती हैं। एंड ऑफ कोर्स फिर टूरिस्ट के साथ हम देखते हैं, अक्सर टिकटॉक और रील्स पे आ रही होती हैं इंडिया और बांग्लादेश की वीडियोस के, जहाँ पे लड़कियां जो कि बीच पे बैठी हुई हैं, तो सामने इतने सारे बांग्लादेश के लोग खड़े हैं, उसको देख रहे हैं और उसकी वीडियो बना रहे हैं। या फिर कल ही मैंने देखा, और इस तरह की हमने बहुत देखी हैं, कि दिल्ली गेट के सामने अगर कोई फॉरेनर लड़की है, या ताजमहल के सामने, तो लाइन से इंडियन बॉयज जो हैं वो जाके सेल्फी खिंचाते हैं, और फिर उसके नीचे लिखा होता है लोगों ने कि जी मतलब बॉब वजीन दिस दैट। मतलब देख, इंडिया का अगर एक बहुत अच्छा इमेज, सॉफ्ट इमेज है, बिकॉज ऑफ बॉलीवुड, बिकॉज ऑफ आईटी, बिकॉज ऑफ द बिग ब्रेन्स दे प्रोड्यूस, बट एक बहुत बड़ा इंडिया का इमेज ये भी जाता है। रेडिट पे आप उठा के देख लें, बॉब वजीन हो गया, या आजकल एक और बड़ा नेगेटिव इमेज जा रहा है इंडिया का, दैट इज स्ट्रीट फूड, कि जी वो कितना डायरिया इंड्यूस्ड होता है, और किस तरह की आप देख रहे हैं कितनी वीडियोस आ रही हैं। सो इन चीज़ों का बड़ा बड़ा असर होता है, और इस किस्म की न्यूज़ जब दुनिया भर में जाती है, तो जो लोग सोच भी रहे होते हैं वो भी 10 बार फिर सोचते हैं कि यार वी डोंट वांट टू गो टू अ प्लेस। फिर वो ये नहीं देखते कि यार झारखंड और मुंबई की डायनामिक्स कितनी डिफरेंट है, वो फिर कहते हैं कि जी सब इंडिया है। सिमिलरली जैसे पाकिस्तान, व्हेन पाकिस्तान वाज गोइंग थ्रू द वेव ऑफ टेररिज्म, तो अगर वो हॉटस्पॉट केपी था या नॉर्थ वजीरिस्तान था, तो न्यूज में नहीं आता था कि जी अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान इज डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ टेररिज्म, फिर आता था जी पूरा पाकिस्तान। और फिर जाहिर है फिर लोग उसको एसोसिएट करते हैं कि भी फिर शायद कराची भी वैसा ही होगा, लाहौर भी वैसा ही होगा, एंड टू सम एक्सटेंट इट वाज ट्रू। होते तो हर जगह ही थे, मगर ये कि फिर पूरा कंट्री लेबल हो जाता है। सो इट इज वेरी सैड that these things happen, but again I don't know who to blame। बॉलीवुड को ब्लेम करें कि मतलब कंसेंट अब जाके फिल्मों में आपको थोड़ा बहुत नज़र आता है, लेकिन वही एक बहुत बड़ी जनता जो है जो ये चीज़ फॉलो करती है। अच्छा, अभी मैंने परसों चमकीला भी देखी, और मैं फिर यही सोच रहा था कि यार मतलब बिकॉज व्हेन आई वाज रीडिंग द लिरिक्स, मेरी पंजाबी इतनी स्ट्रांग है, और सिख पंजाबी तो और ज़्यादा बड़ी सख्त होती है, वो समझ ही नहीं आती। तो व्हेन आई वाज रीडिंग द लिरिक्स, तो मैंने बोला ये तो बड़े सेक्सुअलाइज्ड है। और फिर जाहिर है फिर व्हेन द फिल्म अनफोल्डेड, तो पता चला कि उसका इशू यही था कि वो बड़े एक्सप्लिसिट गाने गाता था। बट फिर मुझे याद आया कि तो हमारे यहाँ भी यही होता है। अब हमारे यहाँ नसीबो लाल माशाल्लाह, शी इज़ अ क्वीन नाउ, एवर सिंस शी इज़ डन कोक स्टूडियो एंड पीएसएल का एंथम, बट लाइक
लेट्स नॉट फॉरगेट शी डिड, मतलब हर एंटायर करियर वो स्टैंडिंग ऑन प्यार का दूध एक घुटीच पी ले, या हुआ महीना और अब दूध पिए रोज, पता नहीं इस तरह की मतलब एक्सप्लिसिट गाने थे। अगेन हमारी एक बहुत बड़ी जनता ये चीज सुनती है और इस चीज को आइडलाइज करती है, और वो फिर समझती है कि हाँ बस जैसा गानों में सुना, जैसा फिल्म में देखा। अब जैसे भोजपुरी सिनेमा है या भोजपुरी म्यूजिक है, उसमें कितना सेक्सुअल कंटेंट है, फिर जाहिर है फिर अब आपकी एक बहुत बड़ी आबादी जब वो सुन रही है, देर नॉर्मलाइज विद इट, तो फिर वो उसको फिर एक्सरसाइज भी करते हैं एंड दे थिंक कि हाँ ये तो चलता है। फिल्मों में देखा है कि गोरी तो फौरन सेट होती है, वो तो फौरन आप लेटा दो उसको, तो फिर वो समझते हैं अच्छा फिर ये भी ऐसी लेटेगी, फिर इस तरह स्टीरियोटाइप बनते हैं। तो वही कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि फ्लाइट अटेंडेंट्स को इस तरह समझाते हैं। और एक और बड़ी चीज अक्सर बोली जाती है, अगेन आई ऑल्सो ग्रू अप इन पाकिस्तान, और हमें हमारी सराउंडिंग्स में जिस तरह के जोक्स होते थे, देखो इसमें आपका कसूर नहीं है कि आप कहाँ पैदा हुए और वहाँ पे क्या चीज़ नॉर्मलाइज थी, बट यू नो इट्स इंपॉर्टेंट कि आपने उसको अनलर्न करके रीलर्न चीजें की कि नहीं की। हम भी मजाक उड़ाते थे बहुत सारा। उमर शरीफ का आई एम ह्यूज फैन, बट यू नो उनके कितने जोक्स होते थे कि जी एयर होस्टेस PIA की आई और उसने मुंह धोया तो बच्चे डर गए, दिस दैट, यू नो हम हंसते थे इन चीज़ों पे, बट ऑफ कोर्स विद टाइम हमने अंदाजा किया और रियलाइज किया कि ये गलत चीज़ें हैं। सो पाकिस्तान में भी ये बड़ा चीज़ पॉइंट की जाती है कि जी PIA की एयर होस्टेस तो इतनी बूढ़ी होती है, दिस होती है। ओ भाई, जितनी ज़्यादा एजड होती है उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है। अगेन हमने सेक्सुअल ऑब्जेक्टिफिकेशन कर दी है फ्लाइट अटेंडेंट्स की, कि फ्लाइट अटेंडेंट तो होती ही वही है जो स्लोवाकिया की या मोल्डोवा की साइज 0 लड़की हो, जिसने 6 इंच की हील पहनी और यूं चल के जाए और मतलब वाह ही हो जाए, हरी आंखें उसकी वगैरह वगैरह। तो फ्लाइट अटेंडेंट इज अ सर्वर, इट्स नॉट एन ऑब्जेक्ट ऑफ, इट्स नॉट अ सेक्सुअल ऑब्जेक्ट। मगर अगेन हमने इसको ये चीज़ बना दी है। अमेरिकन एयरलाइंस में मैंने सफ़र किया है, यूनाइटेड एयरलाइन में मैंने सफ़र किया है विद इन अमेरिका, वहाँ की फ्लाइट अटेंडेंट्स 50-55 साल की होती हैं। अगेन वो ज़्यादा एक्सपीरियंस होती हैं। सो लाइक देयर इज नो, ये कोई बात नहीं हुई कि जी PIA वाली बूढ़ियाँ हैं तो इसमें कोई वो एज लिमिट। मे बी अगेन ये आया कहाँ से, प्लीज़ आप लोग जो सुन रहे हैं, जो लोग इस चीज़ में समझ रखते हैं कि क्या ये कल्चर, कि ये सेक्सीनेस वाला कल्चर जो है ये मिडिल ईस्टर्न एयरलाइंस ने इंट्रोड्यूस कराया, कि जाहिर है उनको एक वेव बनानी थी इन एन इंडस्ट्री जो कि पहले ही बहुत बड़ी थी, तो उन्होंने क्या इस तरीके से वेव बनाई कि भाई हमने बस 5-0 यूक्रेनियन लड़कियां रखनी, और फिर उसकी वजह से जाहिर है फिर वो प्रेशर आया दूसरी एयरलाइंस के ऊपर भी कि यार हमें भी स्केल अप करना है, या फिर दिस वाज ऑलवेज ऑन गोइंग। अगेन आई वाज नॉट अराउंड सिंस एवर एंड आई ओनली स्टार्टेड ट्रैवलिंग 20 साल पहले, और इंटरनेशनली तो उससे भी कम। सो फ्लाइट अटेंडेंट का काम आपको आपकी एयरलाइन का एक्सपीरियंस बेहतर करना और आपको बेसिकली ख्याल रखने का होता है। उसका मकसद ये नहीं होता कि जब सारे सो जाएं तो पीछे पर्दा यूं होगा और आप मेकआउट करोगे। ये फिल्मों में होता है चीज़ें, ये रियल लाइफ में नहीं होती। सो प्लीज़ व्हेनेवर यू ट्रैवल गिव ड्यू रिस्पेक्ट, बिकॉज यू नो कोई भी प्रोफेशन हो, जो इंसान, जो खा वो मर्द हो या खातून हो, जो कि इज्जत से काम कर रहे हैं, रोटी कमा रहे हैं, जस्ट बिकॉज उन्होंने कपड़े जो है ना स्कर्ट वगैरह पहना हुआ है और वो फ्लाइट लेके न्यूयॉर्क जा रहे हैं, तो ये चालू नहीं हो जाती। बहुत से लोग जाते हैं काम करने, तो इसको इस तरह ना सोचा करें कि जस्ट बिकॉज शी इज ट्रैवलिंग द वर्ल्ड तो फिर ये ऐसी होगी। उनको ड्यू रिस्पेक्ट दें। अच्छे बुरे लोग हर जगह हर प्रोफेशन में होते हैं, और ये बड़े अफसोस की बात है, जैसा कि आपने भी लिखा कि ये पढ़े लिखे लोग थे। अगेन हमें बड़ा फखर होता है टू सी यू नो इंडिया बूमिंग इन एजुकेशन एंड IT सेक्टर, बट अगेन दिस इज समथिंग दैट इज लैच्ड ऑन, जिससे जान छुड़ाने में शायद हमें एक और नस्ल लग जाए। बट अगेन अब विद ऑल द अवेयरनेस दैट इज आउट देयर, आई एम श्योर आने वाले वक्तों में ये चीज़ें कम से कम होती जाएंगी, मगर इनको हमें ज़रूर पॉइंट आउट करना चाहिए, या यू नो जैसे कि आपको लगा कि आपको ये स्टैंड लेना चाहिए था, मे बी आपको खड़े होकर शोर नहीं करना चाहिए था, बट आप किसी को एक टैप करके बोलते कि यार दिस इज नॉट नाइस व्हाट यू गाइस आर डूइंग, पॉइंट आउट जरूर करना चाहिए, ताकि ना अगला फिर सीधा होके बैठ जाए। सो यस, इस पे और क्या कहना बनता है, कहने को तो बहुत सारी बातें हैं। प्लीज़ गिव ड्यू रिस्पेक्ट टू फ्लाइट अटेंडेंट्स, किसी भी प्रोफेशन में हो, ज़रूरी नहीं है कि वो जस्ट बिकॉज दे आर स्माइलिंग एट यू दैट मीन्स कि वो आपके साथ सेट हो गई हैं। उनका काम है स्माइल करना, और उनकी भी जिंदगी आसान करें और अपनी जिंदगी भी बेहतर करें। शुक्रिया। ऑलराइट जी, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज coaxing a desi parent to seek professional help. Greetings,
I discovered Ask Ganji Swag series a fortnight ago and have since been listening to you on Google Podcasts. Being someone who has just immigrated from Pakistan, I deeply resonate with the gut-wrenchingly miserable accounts of various women from Pakistan and across the globe. While listening to them, I deem myself fortunate that my life is now devoid of the bane that Pakistan society was instilling into it. Thank you for pushing me one notch forward on the scale of gratitude. My email is regarding my father who is still in Pakistan. I'm seeking advice on how to cajole him to see a psychiatrist. Background. We have 5 siblings. None of us is married or settled in life yet. This is largely because 4 of us are suffering from a rare genetic disorder. Yes, my parents are cousins, and this condition is a product of wrong genetic mutation. My eldest brother, my elder sister, my youngest brother, and I suffer from retinitis pigmentosa, a genetic eyesight disorder that makes you virtually blind in sunlight. And with time, your eyesight in general keeps on diminishing. We can still see and function independently, but this condition eventually ends in total vision loss, usually by mid 30s. My father is in his early 60s. He runs a successful business since 2014 and makes roughly a million rupees a month. This is why he was able to send me and my brother abroad. My sister and my younger brother are also planning on acquiring student visas to go abroad. Their applications are still with the embassy at the moment. The problem: our family is doing well. Junaid bhai, my parents are physically healthy, alhamdulillah. Our immediate and extended families are also loving, supportive, and sophisticated. My point is, things are fine when compared with the sufferings of others in this economy, but my father doesn't think so. I'm pursuing my master's currently. My elder brother is doing an odd job. My siblings in Pakistan are idle though. I agree with Abba that they should be doing at least something, but the reason behind his depression is something else. He thinks मैं अपनी औलाद के लिए कुछ नहीं कर सका, मेरी औलाद की शादियां नहीं हो रही. The condition we all happen to suffer from is incurable, and it's very obvious that no one wants to marry someone who will be disabled in less than 10 years. It's rational and understandable, which is why none of us is married yet. One thing that hinders us from getting into a marriage is the fear of being a disabled parent slash partner in the future and not being able to give them an ideal upbringing slash partnership. I try to initiate a discourse with Abba that not everyone is supposed to marry, not everyone is meant to be a parent, not everyone is supposed to join the rat race. I also quote the horrific examples of his own nieces who are living in abusive and toxic marriages just because they aren't financially independent. I believe that we are better off unmarried than living on someone else's terms. My Abba is stressed out, however, he comes from a typical rural family and doesn't seem to resonate with me. He keeps on saying, काश पैसों से औलाद का नसीब खरीद सकता. Lately he remains secluded and doesn't talk to anyone. He doesn't socialize either. मैं बहुत समझाने की कोशिश करती हूँ, but he doesn't understand. He seriously needs to see a psychiatrist immediately because he's on the verge of losing his wits. It saddens me that he lives miles away. I cannot help him in any way. I cannot meddle in what the matters of fate. शादी जब होनी होगी हो जाएगी, ना भी हुई तो कोई नहीं. It's not the end of the world, but I don't know how to make my Abba understand that. I would immensely appreciate your insights on how to coax him to seek therapy. All of us are trying our best in our spheres despite the hardships. My goal especially is to build enough resources for myself to sustain for the rest of my life before I get classified as disabled. I want to help my Abba too. I'll be obliged if you could present a viable solution for this case. Thank you so much. और जी आपने सुनी काफ़ी हार्ट रेंचिंग ईमेल थी and it saddens me to see people going through so much. मैं हमेशा कहा है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन करप्शन नहीं कज़न मैरिज है बिकॉज ये एक साइलेंट न्यूक्लियर बॉम्ब है जो कि कई अशरों से फटता हुआ आ रहा है और यार अगर आप पाकिस्तानी टिकटॉक देखें एंड इफ़ यू जस्ट गो थ्रू इट आपको बहुत सारे लोग नॉर्मल नहीं लगेंगे सीमिंगली नॉर्मल वो होंगे बट यू कैन टेल कि देयर इज समथिंग रॉन्ग और इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि अगेन हमारा कल्चर डेटिंग अलाउ नहीं करता मिंगलिंग हमारे यहाँ किसी किस्म की है नहीं स्कूल्स अगर लोग जाते तो खैर 2 करोड़ बच्चा ही स्कूल से बाहर है अगर जाते भी हैं तो बहुत बड़ा चंक ये सिर्फ शहरों में आपको दिखता है कि जी मिक्स क्लासेस हैं मिक्स स्कूल्स हैं मिक्स यूनिवर्सिटीज़ हैं बट दूसरे इलाकों में ऐसा नहीं है तो फिर रह दे कि आपको अशफाक मामू का बेटा ही नज़र आता है या फलाने चाचे का पुत्र ही नज़र आता है या ताई की बेटी नज़र आती है कज़न्स जो हैं वो बहनें होती हैं बहन भाई होते हैं मगर हमारे यहाँ उनको जोड़ के कहते हैं कि जी निकालो जी अच्छा सा प्रोडक्ट इवन इन माई फैमिली देर आर एग्जाम्पल्स के
जो कि लाद दी गई, और फिर उसके बाद जो हुआ कि लाइक 4 सेट ऑफ सिबलिंग्स, नन ऑफ देम, सबके साथ कोई ना कोई इशू है। ऑफ कोर्स आई एम नॉट गोना पॉइंट आउट क्या, मगर है। और ये अगेन ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है हमारी एग्जिस्टेंस को, मगर इस पे अगर आप बात करो या अगर इसकी लीगैलिटी के ऊपर जाएं तो फिर मौलवी सड़क पे आ जाएंगे कि जी ये क्यों हो रहा है या वो क्यों हो रहा है, क्योंकि उनको तो चाहिए ही डम लोग हैं जो कि उनका चंदे की पेटी में पैसे डालें, राइट। सो एक स्मार्ट तो जनरेशन तो किसी को भी नहीं चाहिए, सबके लिए थ्रेट है। जितने भी हमारे पावरफुल पिलर्स हैं पाकिस्तान के, दे डोंट वांट एन एनलाइटेंड जनरेशन। वो तो चाहते हैं डम लोग निकलें बस, जिनके हाथ पैर चलते हैं और वो बस मजदूरी करें। सो कमिंग बैक टू योर प्रॉब्लम, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स इमेजिन लिविंग लाइक, मतलब आप लोग जितने लोग सुन रहे हैं, इमेजिन कि आपके पास एक डेडलाइन हो, या आपके पास एक स्टॉप वॉच है जो कि उल्टी चल रही है, और उसमें है कि जी आपका विजन इतने अरसे बाद चला जाएगा। मतलब अभी जो आप देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, आपको एक कलर्स नज़र आ रहे हैं, मेरी कमीज़ का कलर नज़र आ रहा है, पीछे वो घास का कलर, घास कह रहा हूँ सॉरी, पत्तों का कलर नज़र आ रहा है, यू गेट इट। दिस विल ऑल बी गॉन एंड लाइक, ये तो खैर कलर्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये सारा विजन ही चला जाएगा, आपको जो है कुछ भी नहीं दिखेगा। एक 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 इदारा है कराची में, वो बहन भाई हैं, वो दोनों भी ब्लाइंड हैं। अब वो क्यों है इसकी वजह मैंने उनसे नहीं पूछी, मगर वो क्या करते हैं कि वो एक लंच करवाते हैं सेलिब्रिटीज को बुला के, और उनकी आंखों पे काली पट्टी डालते हैं लगा के, कहते हैं जी खाना खाएं। वो एक लंच डेट होती है, और उसमें फिर लोग जब खाना खाते हैं तो उनको रियलाइज होता है कि यार दिस इज हाउ ब्लाइंड पीपल लिव। इट्स वेरी हॉन्टिंग। मुझे कभी कभी डर लगता है इस तरह की चीज़ों से कि खुदा ना खास्ता अगर इस तरह की कोई डिसेबिलिटी ज़िंदगी में आ जाए। अभी जैसे मैं आपको अपनी तबीयत का बता रहा था, तो जिन जिन लोगों ने लिख के भेजा कि जी पता नहीं क्या 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 बीमारियां लिख के भेज दी, तो मुझे बड़ा डर लगा कि यार आई डोंट वांट, अल्लाह चलते फिरते उठा ले। देखिए मौत बरहक है, मौत सबको आनी है, मगर ये जो डिसेबिलिटी होती है या फिर ये जो है टाइम बॉम्ब जो आपको लग जाता है जिंदगी के, भाई अब आपके पास इतने दिन रह गए हैं या इतने महीने रह गए हैं, ऑफ कोर्स आई हैव अ चाइल्ड एंड आई हैव टू लाइक लुक आफ्टर हिम, एंड अब मैं सारी जिंदगी प्लान ही उसके अराउंड करता हूँ, तो बड़ा डर लगता है। सो इमेजिन लिविंग लाइक लिविंग विद अ टाइम बॉम्ब कि जी ये विजन है और ये फिर विजन चला जाएगा आपका। इट्स वेरी सैडनिंग एंड ऑफ कोर्स ये एक नहीं दो नहीं, इतने सारे बहन भाई उनके साथ ये हो रहा है। अब आप इसको इस तरह देखिए कि ये माशाल्लाह अच्छी फैमिली से हैं, माशाल्लाह वालिद साहब का कारोबार है, अच्छे पैसे कमाते हैं, पढ़े लिखे हैं, सब बाहर मुल्कों में पढ़े हैं। अगर ये इनके साथ ये इशू ना होता, दे कुड हैव बीन अ वेरी प्रोडक्टिव एडिशन टू द कंट्री। और फिर ज़ाहिर है इन सब की शादियाँ होती, अगर आप 3 का भी एवरेज लगाएं बच्चों का, तो माशाल्लाह ये अच्छी मल्टीप्लिकेशन होती, मगर बिकॉज हमारे यहाँ के अजीब हिसाब किताब है, तो वो कितना पोटेंशियल हम ज़ाया करते हैं। अच्छा ये लोग तो चलो फिर पढ़े लिखे हैं, इन्होंने रियलाइज़ किया कि यार ये हमारे साथ प्रॉब्लम है, एंड ऑफ कोर्स इट वुड बी अनफेयर टू द फ्यूचर स्पाउस और टू योर इवन टू योर ओन चिल्ड्रन। देखिए इट्स वेरी सेल्फिश। एल पचिनो का बेटा हुआ, एल पचिनो 84 साल का है, राइट। सो माई वाइफ वॉज टेलिंग मी कि दिस इज वेरी सेल्फिश, कि वो कितना रह लेगा एल पचिनो, 100 साल भी रहेगा तो 16 साल का ही हुआ ना, तो ही विल बी डिप्राइविंग दैट चाइल्ड ऑफ अ फादर फिगर। तो ये बड़ी सेल्फिश हरकत होती है। सिमिलरली बहुत से लोग जो अपनी बीमारियां छुपाते हैं रिश्तों में, बताते नहीं हैं कि जी मुझे डायबिटीज़ है, ज़ाहिर है उसके अपने डायबिटिक लोग ज़िंदगी गुजार ही लेते हैं, लेकिन अगर किसी की प्रायोरिटी नहीं है या अगर किसी का मामलात इस तरह हैं कि वो आने वाले वक्तों में बिगड़ सकते हैं, nobody wants to be a young widow, right? उसके अपने अलग अलग प्रेशर्स होते हैं। फिर आपके पास 2 बच्चे हैं, आपके पास तालीम भी नहीं है, और आपके शौहर जिसको हार्ट डिजीज थी और उसने छुपाया, अब वो मर गया है, अब आप 38 साल की हैं, अब आप कुछ कर भी नहीं सकती। यू गेट इट? तो बड़े मसले मसाले तो हमारे यहाँ जो है ना, ये छुपाने वाला कल्चर भी बहुत है। और फिर चले ये तो रियलाइज़ करते हैं कि यार हम जो हैं, हमारे साथ इशू है तो हम नहीं करते, लेकिन फिर एक बहुत बड़ा तबका पाकिस्तान में जो कि रियलाइज़ ही नहीं करता, और वो म्यूटेशन ख़राब किए जा रहा है, जेनेटिक पूल ख़राब किए जा रहा है। अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह की मर्ज़ी। कल एक मीम था, इट वाज अ वेरी सैड मीम बट इट वाज ट्रू, कि एक कपल था, उनके 5 बच्चे थे, दे वर ऑल डिसेबल्ड, और वो ज़मीन पे लेटे हुए थे, और वो बड़ी उम्र के थे, मतलब लाइक दे वर इन देयर टीनेज एंड बियॉन्ड, राइट। वो लेटे हुए थे और वो सारे डिसेबल्ड थे, वो ज़ाहिर है मूव नहीं कर पाते थे, और माँ बैठी हुई थी और बाप ने सर पकड़ा हुआ था, और उस पे इट वाज अ वेरी सार्कास्टिक पोस्ट, उसमें लिखा हुआ था मे बी आई शुड स्टॉप फकिंग माई सिस्टर, राइट।
बिकॉज ये प्रोडक्ट निकली है। तो इट्स वेरी सैड। आई मीन ऑफ कोर्स इट वाज अ वेरी, इट वाज इन द डार्क, इट वाज क्वाइट डार्क जोक, मगर ये कि पीपल जस्ट डोंट रियलाइज वो खानदान से बाहर नहीं करते शादी। यू नीड टू इनकलकेट, यू नीड टू मिंगल विद, हमारे तो फिर ये भी है ना, जात से बाहर नहीं जाना, बरादरी से बाहर नहीं जाना, खानदान से बाहर नहीं जाना, उसी खानदान में घुमा घुमा के, वॉशिंग मशीन घुमा घुमा के जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, फिर वो जुल्म है। देखो वो फिर औलाद के साथ जुल्म है। अब ये जो खातून है माशाल्लाह पढ़ी लिखी है, इतनी अच्छी इन्होंने ईमेल लिखी है, ईमेल बता देती है इंसान किस तरह का उसका रख रखाव होगा, राइट। बट उनके साथ जुल्म नहीं है ये कि अब उनको एक टाइम बॉम्ब साथ लगा के दे दिया। खैर, कमिंग टू योर प्रॉब्लम, जो आपके फादर का ज़ाहिर है दुख है। अब हमारे यहाँ देखें, सक्सेस जो है वो यही होती है कि जी ब्याह हो जाए सबका, बस ब्याह सबका सक्सेस रेट है। पीपल कैन हैव अ वंडरफुल लाइफ इवन विदाउट बीइंग मैरिड। देखें, सबकी शादी नहीं होगी, ये बात आप लिख के रख लें। ये कहते हैं ना, देयर इज समवन फॉर एवरीवन, नहीं है समवन फॉर एवरीवन, ये सब झूठ है। और देयर आर सो मेनी पीपल, काउंटलेस पीपल who choose to stay single either by choice or not by their own choice, but that's how it is। तो इंसान अपने अंदर भी फुलफिलमेंट ला सकता है और हो सकती है। एक फैमिली यूनिट है, ठीक है, वो इसलिए ज़्यादा इफेक्ट भी करता है बिकॉज आपकी सराउंडिंग में आप देख रहे होते हो ना, हर कोई एक फैमिली यूनिट बन के जा रहा होता है, फिर आपको फील होता है बिकॉज वो नॉर्मलाइज वो चीज़ है। सो ज़रूरी नहीं है कि वो सक्सेस का मेजर हो। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो कि शायद स्ट्रगल कर रहे हो, खा वो मर्द भी स्ट्रगल करते हैं शादी करने में। मेरे अपने दोस्त हैं, उनकी नहीं हो पा रही शादी फॉर वट एवर रीजन, आई एम नॉट गोना डिस्कस इट हेयर, मगर मर्द भी सफ़र करते हैं, बट वो क्वाइट डेस्पिरेशन होती है, वो जाहिर है वोकलाइज नहीं कर पाते। सिमिलरली देयर आर काउंटलेस women that I know who are also trying to settle down, but for whatever reason it's not happening। अगेन प्रेशर यही है कि जी मेजर जो है एक सक्सेसफुल लाइफ का, एक फुलफिल्ड लाइफ का, वो शादी ही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे लोगों को ये चीज़ समझनी होगी और सीखनी होगी कि ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब ज़ाहिर है आपके फादर जो है उनका रूरल बैकग्राउंड है, तो अगेन वहाँ पे अब वो जिस शादी, अब वो आप कह रही हो सोशलाइज नहीं करते, वो इसलिए नहीं करते क्योंकि वो जहाँ जाते होंगे कुड़ियाँ दा की सोचा है, मुंडिया दा की सोचा है, कदों करना है ब्याह, यही बातें सुनने को मिलेंगी। और कोई भी पेरेंट जो है अगेन उस कल्चर में जहाँ सक्सेस यही हो, तो अब वो सक्सेस ये नहीं देखेंगे कि माशाल्लाह सारे जो हैं बाहर पढ़ने गए हैं, अच्छी डिग्रियां ले रहे हैं, स्कॉलरशिप से पढ़ रहे हैं वगैरह वगैरह। वो सिर्फ ये देख रहे हैं जी ब्याह नहीं होया, और आपके फादर चूंकि उसी कल्चर से बिलोंग करते हैं, ही इज गिविंग इन टू दैट, ऑफ कोर्स उनको फिर डिप्रेशन तो होगा, और वो हो रहा है उनको डिप्रेशन। इसमें जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए सीखने को बहुत कुछ है। आपकी सिचुएशन में ज़ाहिर है जो हो गया उसको अंडू तो नहीं किया जा सकता, बट जितने लोग सुन रहे हैं प्लीज़ इन चीज़ों से कुछ सीखें, और यही मकसद है इस चैनल का, ताकि लोग, दिस इज़ अ विंडो टू अदर्स पीपल लाइफ, नॉट इन अ बैड वे, मगर ये कि बहुत कुछ सीखने को है। सो प्लीज़ इन चीज़ों को रिपीट ना कीजिए, और कोशिश कीजिए अपने सराउंडिंग में भी रिपीट ना होने दीजिए। रही बात कि आपके फादर को कैसे लाया जाए थेरेपी के लिए, अगेन ही इज़ फ्रॉम अ रूरल बैकग्राउंड। आप चलो रूरल ना भी हो, मेरे पेरेंट्स अर्बन है, सवाल ही नहीं पैदा होता। मेरी माँ के अपने बड़े, जाहिर है उनकी शिकायतें रही हैं, जाहिर है वो जिस माशरे में रही, पैदा हुई, पली बढ़ी, शादी हुई, सब कुछ, अगेन उनके रंजिशें हैं उनके दिल में, मुझे नज़र आते हैं। मेरे फादर के अपने जाहिर है ही फील्स लेफ्ट आउट इन अ लॉट ऑफ थिंग्स, ही फील्स डिप्राइव्ड, नॉट डिप्राइव्ड बट डिसीव्ड बाय हिज ओन फादर। ये उन्होंने कभी एड्रेस किया नहीं, बट मैंने 40 साल में ये चीज़ समझ ली कि उनको अपने फादर से ये शिकायतें हैं, या मेरी वालदा को अपने पेरेंट्स से, अपने शोहर से ये शिकायतें हैं। बट मजाल है मैं उनको थेरेपी पे बात भी कर सकूं, ला ले जाना तो बहुत दूर की बात है। ये वो वाली जनरेशन ही नहीं है, वो तो इस चीज़ को मानते ही हैं कि ये तो मर्द ही नहीं है जो जाके थेरेपिस्ट के सामने रोएगा या रोना धोना करेगा। जी मर्द को दर्द नहीं होता, और ये बस सक इट अप, और हम तो यही वाला कल्चर है ना कि जी शिट हैपेंस, कोई मसला नहीं है जी। और so it's almost impossible। Again, I'm not discouraging you from trying, but given the data, हम इसी सोसाइटी का प्रोडक्ट है, और हमें अच्छी तरह मालूम है रवैयों का, हमें अच्छी तरह तजुर्बा है किस तरह हमारे पेरेंट्स इन चीज़ों को झुटलाते हैं, इन चीज़ों को मानते ही नहीं है। माई फादर डजंट नो आई सीक थेरेपी। उनको पता चल जाए वो तो पता नहीं क्या, खैर बोलेंगे कुछ नहीं, बट पता नहीं दिल में क्या सोचेंगे, यार ये क्या मैंने सिसी बॉय पैदा कर दिया, वट एवर, बट दिस इज हाउ दे आर। यू कांट ब्लेम देम। वो किसी और जनरेशन के, वो इन चीज़ों को नहीं समझते, और इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, बट यू नीड टू कीप ट्राइंग। यू नीड टू टेल हिम कि यू आर थैंकफुल। देखें आप, उनको ज़ाहिर है
शिकवे शिकायतें भी होंगी, अल्लाह से भी नाराज़गी होगी। एक तो उनको ज़रा ये भी, अब आप, मुझे नहीं पता कि वो रिलीजियसली कितना इंक्लाइंड है। देखिए स्पिरिचुअल हेल्प उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी आपको मेडिसिनल हेल्प की ज़रूरत होती है। तो एक वो भी चीज़ बड़ी काम आती है। ऑफ कोर्स नमाज रोज़ा जो है इंसान को बड़ा सुकून देता है ज़िंदगी में। सिमिलरली उनको आप ये बावर कराएं एंड यू नीड टू कन्विंस हिम कि आप लोग बहुत शुक्रगुजार हैं, बहुत थैंकफुल हैं कि आपने हमारी परवरिश में, हमारी तरबियत में कोई कमी बेशी नहीं आने दी, डिस्पाइट द फैक्ट कि वी हैड आवर ओन सेट ऑफ चैलेंजेस। आपने इंश्योर किया कि हम अच्छा पढ़ें लिखें, इंडिपेंडेंट हों, और इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है। और जैसा कि आपने खुद कहा कि आप इतना समेटना चाहती हैं ज़िंदगी में कि आप किसी और के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, और ये बहुत अच्छी सोच है। सो मेरा मशवरा आपको यही रहेगा कि आप अपने उनको बैठ के समझाएं और उनको ये बोले कि आप गिल्ट फील ना करें। आई थिंक ही इज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ गिल्ट। अगेन उनके हाथ में नहीं है ये चीजें, उनके हाथ में एक डिसीजन था जो कि खैर उन्होंने नहीं लिया और शादी कर ली। अगेन अवेयरनेस की भी बात है, उनको अवेयरनेस नहीं होगी, उन्होंने अपने आगे पीछे यही होता देखा होगा जी, चाचे दी दी नाल ही करना होता है ब्याह, तो उन्होंने कर लिया। लेकिन ये कि कुछ चीज़ें कुदरत के हाथ में होती है, अल्लाह की मर्जी कह दें, आप कुछ भी कह दें, मगर ये कि आप थैंकफुलनेस शो करें उनको जितनी कर सकती हैं, शायद वही चीज़ उनको सुकून देगी। और रही बात शादी की, बोले कि आज नहीं तो कल हो ही जाएगी, तो टेंशन ना लें आप। और आपको मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आपका और आपके बहन भाइयों का ये बहुत अच्छा डिसीजन है कि नोइंग फुल वेल कि आप में एक ज़ाहिर है ये कमी आएगी ज़िंदगी में इवेंचुअली, अल्लाह बेहतर करे। आई होप इसका इलाज मालजा ही निकल आए, तब तक कोई लेज़र टेक्नोलॉजी आ जाए, कुछ भी हो जाए कि शायद इसका कोई क्योर निकल आए। मेरी तो दुआ यही रहेगी। मगर ये कि आप लोग सेल्फलेसली सोच रहे हैं, यू गाइज आर नॉट बीइंग सेल्फिश, दिस इज़ वेरी कमेंडेबल कि हम किसी अगले की ज़िंदगी में ये दुख दर्द क्यों लाएं, अपनी औलाद के साथ, आने वाली औलाद के साथ ये दुख क्यों दें। बाकी अल्लाह से दुआ है बेहतर हो। दूसरी चीज़ ये, लोगों को जो लोग सुन रहे हैं, जैसा कि मैं आपको शुरू में ही बता रहा था कि जस्ट इमेजिन, मैं कभी कभी गाड़ी चलाता हूँ जब मुझे पता था ना बिल्कुल क्लियर रोड है, हालांकि कराची में ये रिस्क लेना कभी भी नहीं चाहिए, कभी भी कहीं से कुछ भी आ जाता, कुछ नहीं तो कुत्ता ही आ जाता, तो मैं ना 3-4 सेकंड के लिए आंखें बंद करके गाड़ी चलाता हूँ। यार लाइक व्हाट डज इट फील लाइक बीइंग अ ब्लाइंड एंड ड्राइविंग अ कार। आप 1-2 सेकंड और आपको डर लग जाता है यार अभी कुछ आ जाएगा, राइट। और फिर सोचे कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे जो एबल्ड लोग हैं उन्हीं की मोबिलिटी के इतने इश्यूज है, तो जो डिसेबल्ड है वो क्या ही करते होंगे। नेक्स्ट टाइम आप लोग कभी बाजार जाए ना, जो लोग कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में सुन रहे हैं या किसी भी शहर में सुन रहे हैं, ठीक है, आप थिंक ऑफ योर सेल्फ इन अ व्हील चेयर। आप जिस तरह की फुटपाथों में और खड्डों से यूं यूं बच के जा रहे हैं और टकरे लग रही हैं, इमेजिन, आप मेरी वो तारिक रोड वाली वीडियो देखें और इमेजिन करें कि मैं व्हील चेयर पे होता, मैं कैसे मूवमेंट करता वहां पे। फुटपाथ पे तो जगह नहीं थी, फिर पथारे थे, फिर इलीगल पार्किंग थी, फिर ट्रैफिक था। व्हील चेयर वाला बंदा कैसे शॉपिंग करेगा? इमेजिन करें। आप कभी बैंक जाएं तो सोचे ये इतनी ऊंची सीढ़ियां हैं, वो आपने देखा हो ना, समिट बैंक का एक तस्वीर 10 साल से वायरल है जिसमें यूं था रैंप। सोचें, आंखें भी हैं आपके पास, तो मैं तो आप ब्लाइंड की बात ही नहीं कर रहा, आंखें भी हैं, मूवमेंट करके दिखाएं। दुनिया भर में खासतौर पे ब्लाइंड लोगों के लिए काफ़ी मोबिलिटी बड़ी आसान होती है। और मैंने आई थिंक एक बार स्टोरी भी बनाई थी इधर यूके में ही। यूरोप में आपको हर जगह ये चीज़ मिलती है, इवन दुबई में भी जो फुटपाथ होती हैं उसका डिज़ाइन ऐसा होता है कि एक ब्लाइंड शख्स जो है वो आराम से क्रूज कर सकता है, क्योंकि उस पर ब्रेल लगा होता है। टाइल पे जहाँ पे डॉटेड होगा दैट मीन्स यू नीड टू स्टॉप हेयर, जहाँ पे सीधा, वो डायरेक्शन भी होती है कि जहाँ पे टाइल पे इंडेंट्स जो हैं वो सीधी हैं, दैट मीन्स कि यहाँ से सीधा जाना है। इतनी मोबिलिटी होती है। और फिर जो ट्रैफिक सिग्नल होता है उसमें आवाज़ भी होती है, वो टर करके आवाज़ चलती है ताकि जो भी ब्लाइंड है वो कम से कम सुन के रोड क्रॉस कर सके। और फिर वो जब रुका होता है तो आराम आराम से टक टक की आवाज़ आ रही होती है। इट्स वेरी कॉमन एवरीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड, बट पाकिस्तान में कोई सोचता भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में तो अंधे लोग हैं ही नहीं। इसकी एक मिसाल मुझे किसी ने बताई थी, आई डोंट नो हाउ ट्रू इट वाज, कि कोई साहब हैं वो कहीं से आते थे और नकली टांगे जो होती हैं ना, जो प्रोस्थेटिक होते हैं, वो डोनेट करते थे औरंगी टाउन में। और वो साल में 1 बार या 2 बार आते थे और कई हजार लेकर आते थे और वो लोगों को फ्री देते थे। तो अब हमें नहीं पता कि शलवार के नीचे किसको प्रोस्थेटिक लगाए, किसकी असली टांग है। वो कह रहे हैं कि मतलब एक दिन में हजारों वो प्रोस्थेटिक चले जाते थे। मतलब जाहिर है वो चेक करके देते, ये नहीं कि हवा में बांट रहे हैं और लोग लूट रहे हैं। ऑफ कोर्स वही लोग आते थे जिनको जरूरत होती थी, कि उनको पता होता था कि कैंप लगेगा, और वो दिखा के कि भाई ये हमारी है प्रोस्थेटिक, और फिर वो उनको डोनेट करते थे। हजारों की तादाद, बट हमें नजर ही नहीं आते। सिमिलरली हमें व्हील चेयर वाले लोग नजर नहीं आते, ब्लाइंड लोग नजर नहीं आते, बहुत सारे चैलेंजेस हैं लोगों के।
तो मोबिलिटी इतना बड़ा इशू है डिसेबल्ड लोगों के लिए, डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए पाकिस्तान में, कि आपकी सोच है, सोचते नहीं है। अगेन जैसे कि मैंने कहा, एबल्ड लोगों के लिए सड़क नहीं है तो डिसेबल्ड तो बेचारा साइड पे रह जाए, विच इज़ वाई यू नेवर सी अ प्रैम इन कराची। आपको मॉल्स में ज़रूर दिखती है, क्योंकि मॉल्स में वही वाली मॉमीज़ प्रैम लेकर आती है जिन्होंने शाम को बच्चों को पार्क लेके जाना होता है, और पार्क किन इलाकों में है वो भी आपको पता है। तो प्रैम भी इसलिए आती है मॉल में क्योंकि बच्चे को कैरी ना करना पड़े, और वो सिर्फ मॉल के लिए होती है। सड़क पे आपने कराची में कभी भी नहीं प्रैम देखी होगी। इट्स वेरी सैड। क्या पाकिस्तान में बच्चे नहीं होते? अबे जितने बच्चे पाकिस्तान में होते कहीं नहीं होते। मगर अगेन हमारे यहाँ सिर्फ गाड़ी वालों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है और किसी के लिए नहीं बनता। खैर, आप I hope I was able to answer your question in one way or the other. Again, you need to keep trying. मैंने अपने तजुर्बे से कहा, जो हम रवैये, जैसे मैंने कहा, हमें अंदाज़ा है अपने पेरेंट्स का, बट यू नीड टू कीप ट्राइंग एंड शो ग्रैटिट्यूड एंड थैंकफुलनेस, नॉट टू जस्ट टूवर्ड्स योर डैड बट ऑल्सो टूवर्ड्स अल्लाह। अल्लाह का शुक्र करें। इसमें भी ये है कि मतलब आप इस काबिल हैं कि आप बाहर पढ़ रही हैं और आपके पेरेंट्स ने इतना सपोर्ट किया और सारी चीज़ें मौजूद हैं। अगेन इसमें कभी अपने आप को ब्लेम नहीं कीजिएगा कि मुझ में कोई कमी बेशी रह गई या कोई अल्लाह को नाराज़गी दिया क्या था। इट्स अ जेनेटिक एक्सीडेंट एंड सैडली यू हैड टू bear the brunt. But no one is here to be blamed. Just show gratitude and lots of prayers for you and your family and your father especially. ख्याल रखिएगा। थैंक यू। Alright जी, नेक्स्ट ईमेल पे चलते हैं। बॉय विद वेरी बैड आई साइट। पहले इन्होंने मुझे ईमेल की थी, पूरी सब्जेक्ट पे लिख दी थी, फिर मैंने इनको बताया कि सब्जेक्ट में नहीं लिखते, सही से भी भेजें, अब प्रॉपरली फ्रेम करके भेजिए। डियर जुनेद अंकल, आई होप यू डूइंग वेल। माय नेम इज एबीसी एंड आई एम इन क्लास 8. Some family background. I'm the middle child and the only boy of my parents out of their 3 children. I've always been a shy kid and I'm not very social. The reason I'm writing this email to you is because my eyesight is extremely low. I assume it is -5 or more. But I haven't told my father about it. It's not all of a sudden, but it has gradually come to this point. This is all thanks to the COVID-19 lockdown and schools were closed. So our classes were on the Zoom and I started using mobile frequently. And from there onwards, I have been using mobile for 4 to 5 hours on average. Now I regret about it, that I shouldn't have done this to myself and my family, as I was trying to be brave and tell my father about it after my class 8 results. The worst happened. One day my father went to the doctor and checked his health, and the doctor told him that his blood pressure is very high, and when asked why, the doctor said that my father is taking too much tension about something. And then my father told him that my wife has died approximately 8 to 9 months ago. Then the doctor told my father, why haven't you married again? I also want you to tell me about this matter if my father asks us about his second marriage, which is most likely that he will not. But my aunt and my maternal uncle call my father on weekly basis and tell them to think about it. How should we respond to this if he asks us about it? And because of this, I'm in a very bad state of mind. Should I tell my father about my poor eyesight, or should I just stay silent? Because if I tell my father about this, it could take a toll on him and that could affect his health. But if I don't tell him about it, it could affect my metric classes. I have already lost my mother, and my maternal grandmother is in a short period of time. I don't want to lose my father as well, and I know that my relatives are just too good. Thank you, Junaid uncle. If you read this email, I absolutely love your Ask Ganji Swag channel. Keep uploading these type of videos. Keep growing. Thank you so much, बेटा. First of all, देखो, आई साइट जो होती है ये लाइफ थ्रेटनिंग चीज नहीं है कि जो फादर को बताने से उनको टेंशन हो जाएगी, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग और ये हो जाती है। कभी कभी जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। आपने ये नहीं बताया कि आपके फैमिली में किसी और की आई साइट वीक है, आपके फादर चश्मा लगाते हैं, या आपके मामू की आई साइट कैसी, आपकी मदर की आई साइट कैसी थी, वगैरह वगैरह। तो आपने जो रीज़न बताया कि कोविड के दिनों में जूम की वजह से आप काफ़ी फ़ोन यूज़ करते थे। देखिए, फ़ोन मैं भी बहुत यूज़ करता हूँ। आपने तो 4 से 5 घंटे का, मैं शायद 10 से 12 घंटे में हर वक्त फ़ोन पे होता हूँ, विच इज़ वेरी अनहेल्दी। आई एम नॉट रिकमेंडिंग, इट्स जस्ट अ वेरी पुअर हैबिट। मगर ये कि फ़ोन से ज़रूरी नहीं है, ये शायद आपके अंदर से पहले से हो रहा हो, और आपने अगर -5 का है तो इट्स वेरी वेरी रिस्की, क्योंकि -6 जो है वो लीगली ब्लाइंड टर्म किया जाता है। मतलब मेरी ये जो आई साइट है ये -7 है। ये वाली आई साइट कह रहा हूँ, ये वाली आई -7 है, ये वाली -1 है। अच्छा, मुझे इस चीज़ का नहीं पता था बिकॉज आई कैन सी परफेक्टली फाइन। इट वॉज ओनली बिकॉज व्हेन आई मूव टू दुबई। अच्छा, जैसे मैं कराची में रहता था तो मुझे सारे रास्ते भी याद थे, मुझे रोड्स के नाम भी याद थे, बिल बोर्ड पे पेप्सी क्या सीन है या दिस दैट, ये सारी टैगलाइंस मुझे याद थी, तो मुझे पढ़ने में कभी दिक्कत नहीं हुई, राइट।
तो मुझे लगता था मेरी आई साइट ठीक है। बट जब मैं दुबई मूव हुआ तो मैं अपने दोस्त के साथ गाड़ी में बैठा होता था, और मेरी हमेशा से आदत है, मैं साइन बोर्ड्स पढ़ता हूँ, तो वहाँ पे जो रोड साइंस है मैं वो पढ़ता था, तो मुझे वो नज़र नहीं आते थे अनटिल जब गाड़ी, जैसे ये रोड साइन है यूं लगा हुआ, और मैं यहाँ से देखता हुआ चल आ रहा हूँ, मुझे नहीं नज़र आ रहा, मुझे यहाँ आके नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जी जुमेरा लिखा हुआ है, या यहाँ पे जो है JLT लिखा हुआ है, वगैरह वगैरह। तो मैं ये सोचता था कि कल को मैंने भी इस मुल्क में गाड़ी चलानी है, तो अगर मुझे बिल्कुल लास्ट मिनट में नजर आएगा कि क्या लिखा है, तब तक तो बहुत लेट हो जाएगा, क्योंकि मुझे एग्जिट लेना होगा या एग्जिट नहीं लेना होगा, तो दिस कुड बी वेरी रिस्की। तो जब मैं ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया तो टर्न्स आउट कि वहां पे तो कंडीशन है कि आपने पहले आई साइट चेक करानी है, और जब मैं आई साइट चेक कराने गया तो पता चला कि मेरी ये वाली आई तो -7 है। तो मेरा सारा जोर इस आंख पे था, मैं जितना भी देख रहा हूँ दुनिया में या जितना भी रीड कर रहा हूँ सिर्फ इस आंख से कर रहा हूँ, इससे थोड़ी कर रहा। तो फिर वॉज क्वाइट कंसर्निंग कि यार ये तो बहुत ज्यादा है। फिर मैंने ऑफ कोर्स उसके लिए फिर चश्मा लगवाया, एंड एवर सिंस आई यूज माई आई ग्लासेस रेगुलरली। आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि मैंने उतारे हुए हैं वगैरह वगैरह। सो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, मगर ये कि इट कुड लीड टू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, तो वो फिर ज़्यादा कंसर्निंग हो जाएगा। अभी तो चलो -5 है, चश्मे से या करेक्शन से किसी भी किस्म की या लेसिक सर्जरी से भी सही हो जाएगा, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर चीज़ हाथ से निकल जाए और खुदा ना खास्ता ब्लाइंडनेस की तरफ जाए तो दैट इज कंसर्निंग, फिर ब्लड प्रेशर बहुत शूट करेगा। तो अभी कोई ऐसी बात नहीं है, हो जाता है, बच्चों में भी हो जाता है, इट्स वेरी नॉर्मल। आपके स्कूल में बहुत सारे बच्चे होंगे जो कि आई ग्लासेस लगाते होंगे, परफेक्टली फाइन। किसी का जेनेटिक रीजन होता है, फैमिली में चलता हुआ आ रहा होता है, या किसी का वट। तो फोन को ब्लेम ना कीजिए या इतनी ज़्यादा टेंशन ना लें। फादर को बता दें कि मुझे ना आई साइट, मुझे फील हो रहा है कि मेरी वीक हो गई है, आप मेरा टेस्ट करा दें। और इसका आई साइट का टेस्ट इतना महंगा भी नहीं होता, 1000-2000 में टेस्ट हो जाएगा। फिर वो बता दें कि जी चश्मे की ज़रूरत है, और फिर आपको ये लगाना होगा, फिर आपने रेगुलरली लगाना भी है। आंखों पे जोर नहीं देना, ज़्यादा लाइट में नहीं रहना, आप डॉक्टर जो भी आपको बताएगा आपने उस चीज़ को फॉलो करना है। तो इस चीज़ की टेंशन डालो कि फादर को स्ट्रेस होगा, उनको लेकिन देखो ये चीज़ें ना छुपानी नहीं होती, ये फौरन बतानी होती। कोई भी सेफ्टी से रिलेटेड या हेल्थ से रिलेटेड चीज़ हो कभी भी नहीं छुपानी चाहिए। और ज़िंदगी में एक चीज़ याद रखिएगा, जितने लोग सुन रहे हैं, अपने डॉक्टर से और अपने लॉयर से कभी भी झूठ नहीं बोलना, क्योंकि उनको हर चीज़ पता होनी चाहिए, तभी वो सही रास्ता आपको निकाल के देंगे या सही सोल्यूशन की तरफ लेके जाएंगे। सो ये आप पहली फुर्सत में अपने फादर को बताओ कि मुझे प्रेशर फील होता है आंखों में और मेरे सर में दर्द होता है। इट कैन लीड टू अ लॉट ऑफ हेडेक्स, इट कैन लीड टू माइग्रेन्स, इट कैन लीड टू फर्दर प्रॉब्लम्स। फिर वो प्रॉब्लम्स अगर होंगी ना, फिर वहां से आना मुश्किल हो जाएगा। तो उसको फौरन, वो कहते हैं ना, निप इट इन द बड, आपने इडियम्स पढ़े होंगे स्कूल में, तो इस प्रॉब्लम को फौरन फौरन इसका सोल्यूशन कर लो। मुझे तो पता ही नहीं था मेरी आई साइड वीक है, मैं तो ऐसे ही चल रहा था दुनिया में। वो तो शुक्र है मैं दूसरे मुल्क गया, जब मुझे बिलबोर्ड समझ नहीं आने लगे तब मुझे पता चला मेरी आई साइड वीक है। सो इट्स गुड कि आपको पता चली है, तो इसको करें। दूसरी चीज़ ये कि आपने कहा कि आपकी मदर की डेथ हो गई और आपके फादर पे काफ़ी प्रेशर है शादी करने का। देखें, अच्छी बात है, होना चाहिए, इंसान को ज़रूरत होती है पार्टनर की। अभी पिछली ईमेल में मैं कह रहा था कि बंदा ऐसे भी रह लेता है, शादी इज़ नॉट द अल्टीमेट सोल्यूशन, लेकिन जिसको लगता है कि उनको करनी चाहिए तो वो ज़रूर करें, अच्छी चीज़ है। कंपेनियनशिप ज़िंदगी में चाहिए होती है। और ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें होती हैं कि आपके फादर आपसे हर चीज़ बात नहीं कर सकते, और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि आप अपने फादर से नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ज़िंदगी में एक पार्टनर का होना ज़रूरी होता है, जिसके साथ इंसान कंफर्टेबल रह सके और एक रिस्पेक्टेबल रिलेशनशिप कर सके। एंड ऑफ कोर्स योर फादर वाज ऑलरेडी मैरिड, तो ज़ाहिर उनको एक कमी फील होती होगी, इमोशनल कमी फील होती होगी, फिजिकल नीड्स होती है इंसान की, हर तरह की होती हैं। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ये करनी चाहिए। और मैं इनकरेज करता हूँ पेरेंट्स को कि इफ़ यू लूज़ योर पार्टनर, तो और बच्चों को भी, कि इस चीज़ को बुरा ना मनाएं कि वो मेरी माँ की कोई जगह लेने आ जाएगी। कोई आपकी माँ की जगह नहीं ले सकती, कोई आपके बाप की जगह नहीं ले सकता। उनकी अपनी एक जगह है, वो उनकी ही रहेगी, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकती। लेकिन इंसान को ज़रूरत होती है, और ख़ास तौर पे जब उम्र बढ़ती जाती है तो ज़्यादा ज़रूरत फील होती है। एक दूसरे के सहारे लोग ज़िंदा रह लेते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने नोट किया होगा कि अगर एक कपल जो 30, 40, 50 साल की उनकी शादी रही होती है, जहां एक फौत होता है, अगला साल 1.5 साल में निकल जाता है, वो सरवाइव ही नहीं कर पाते। आप क्वीन एलिजाबेथ की मिसाल देख लें, जब प्रिंस फिलिप की मौत हुई और उसके साल 1.5 साल में वो भी चली गई, नहीं रह पाता इंसान, क्योंकि इतनी आदत हो जाती है एक साथ रहने की, तो वो मुश्किल हो जाता है उस उम्र में अकेला रहना। सो
इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आप अगर आपके फादर आपसे पूछे भी तो आप उनको यही कहिएगा कि बिल्कुल आप कीजिए, ये आपका राइट है। आपको इस्लाम भी इस चीज़ की इजाज़त देता है, कानून भी इजाज़त देता है और मैं भी इजाज़त देता हूँ, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आई होप जो भी आपकी नई मदर हो वो बहुत लविंग हो, केयरिंग हो, आपका ख्याल रखें और आप भी जब आपके इंशाल्लाह नए बहन भाई भी आएँ तो आपने भी उनका ख्याल रखना है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आपके अपने दूसरे बहन भाई हैं, बिकॉज देर कमिंग फ्रॉम द सेम फादर। ठीक है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर आपके फादर आए तो उनको ज़रूर बताइएगा, मगर एक चीज़ ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि प्लीज़ मेक श्योर कि द लव दैट यू हैव फॉर अस उसमें कोई कमी बेशी ना हो, हमें ऐसा फील ना हो कि आप डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं या फिर ये कि हम निगलेक्ट ना हो। बस इफ़ यू कैन इंश्योर कि हम निगलेक्ट नहीं होंगे, यू आर मोर देन वेलकम। और बहुत सारी दुआएं आपकी अम्मी के लिए भी। आई होप अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। अपना ख्याल रखना, पढ़ाई पे ध्यान देना और मुझे बड़ी खुशी होती है आपको मैंने एक बार सिर्फ बताया, आपने इतनी अच्छी मुझे ईमेल लिख के दी। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। अपना ख्याल रखो और प्लीज़ फ़ौरन अपने फादर को बताओ और फिर आई ग्लासेस या जो भी डॉक्टर कहते हैं वो ट्रीटमेंट कराओ। ठीक है, ख्याल रखो। थैंक यू। ऑलराइट जी, आज की लास्ट ईमेल, इसका कोई सब्जेक्ट नहीं है। हाय जुनैद भाई, होप यू आर डूइंग वेल। आई फेल्ट लाइक सेंडिंग दिस ईमेल बिकॉज आई एम failing to find a solution to my problem. If you put my email in your podcast, don't mention any name or where I live. I'm 29-year-old Pakistani guy. My name is ABC. I'm working and residing currently abroad. I got engaged last year to a girl chosen by family. It was totally an arranged kind of thing. I didn't even know the girl before. I went and met her. She seemed very humble and nice person before engagement. I did ask her specifically if she likes anyone. Is there someone else in her life? Are you in a relationship or with someone else? I wanted to make sure that she is accepting me on her own and not forced by her family. सही, बिल्कुल सही सवाल है। She said she was very okay and she has no relationship with anyone and we got engaged. I was in Pakistan back then. One day I received messages from someone claiming to know a lot about my fiance and knew her ex-boyfriend, and that guy wanted to give me information about my fiance's past. I asked that guy to give me information and who he was. He didn't tell me and blocked me from WhatsApp. वही होगा, ex boyfriend खुद ही होगा। I immediately informed my fiance about the situation. She denied being in a relationship and she said she didn't know anything about it. Later, I came back abroad and then I started receiving calls and messages from different numbers claiming to have my fiance's nudes, videos, and other stuff. I discussed everything with her and she denied for a little while. Then she accepted. Then my fiance told me she was in a relationship with a guy, and before she got engaged, she left that guy because he was unable to agree his family for marriage and was unable to send proposal. That guy who was contacting me later, I found out was her ex-boyfriend. I told you. And they were in a serious relationship. The guy wanted me to leave my fiance and end my engagement. I got extremely disturbed because my fiance lied to me. She kept on lying about her relationship with any guy, which messed up so much because that guy kept on messaging me and kept on telling me things I couldn't hear. It was painful. अच्छा, इसके बाद नंबर कहाँ से आया? That's the question. I couldn't discuss anything with anyone because her respect was at the stake. I don't receive any more messages or calls from him, but now my relationship with my fiance is suffering. I don't feel the same for her as she has accepted her mistake. She's so scared of leaving me. She's so scared of me leaving her. She wants to be with me at every cost. Even though she's a great person, I felt her lies messed up a lot of things. If she had discussed things briefly, we would have been in a better situation. But I am suffering mentally. I am unable to decide whether I should end my relationship or marry her. Your advice will help me टेक अ डिसीजन। थैंक यू। ऑलराइट जी, सो ये एक साहब हैं, बाहर मुल्क में रहते हैं, इनकी अरेंज शादी की बात हुई, मंगनी हुई। इन्होंने कैटेगोरिकली पूछा अपनी होने वाली फियांसे से कि आपका अगर कोई रिलेशनशिप है तो बता दें, या अगर आप कहीं और इंटरेस्टेड हैं, वांटिंग टू नो कि कहीं ये ज़बरदस्ती ना की जा रही हो, एंड इट्स अ राइट थिंग टू आस्क। और उन्होंने डिनाई किया और पास की भी कोई रिलेशनशिप डिनाई की और फिर एक साहब के मैसेज आने लगे और उन्होंने कॉम्प्रोमाइजिंग तस्वीरें और वीडियोस का हवाला दिया और वगैरह वगैरह। सो फिर उन्होंने ज़ाहिर है जैसा कि आपने सुना, फिर एग्री एक्सेप्ट की अपनी मिस्टेक और अब ये उसमें है, परेशानी में। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने बारहा इस पे कहा भी है और वीडियोस भी बनाई हैं, लड़कियों को कहा है कि अपनी न्यूड्स नहीं भेजा करें, बिल्कुल नहीं भेजा करें, क्योंकि इफ़ और ख़ास तौर पे ऐसा भी होता है एंड इट्स वेरी कॉमन कि when two people are having sex, some men, some guys
दे पुल आउट देयर कैमरा। और फिर वो ज़ाहिर इन द हीट ऑफ द मोमेंट कुछ लड़कियां रेजिस्ट नहीं करती, बिकॉज लड़कों का आगे से ही कहना होता है, ओ आई एम जस्ट सेवरिंग द मोमेंट बिकॉज आई वांट टू लुक एट इट लेटर ऑन और आई वांट टू जर्क ऑफ टू इट लेटर ऑन। वो सिर्फ इसलिए बना रहे होते हैं बिकॉज उन्होंने अपने दोस्तों को दिखानी होती है, इसका और कोई रीज़न नहीं होता। इफ़ ही इज़ ऑलरेडी गेटिंग एक्शन, ही शुड जस्ट गेट दैट राइट। मगर इस तरह वीडियोस बनाना या तस्वीरें मंगाना, बहुत सारे लड़के होते हैं ग्रुप्स में शेयर कर रहे होते हैं, एंड इट्स वेरी डिस्गस्टिंग, क्योंकि एक बार आपकी तस्वीर का फुटप्रिंट आ गया इंटरनेट पे, इट विल नेवर गो अवे। सो लड़के जो हैं ये तस्वीरें दोस्तों को दिखा रहे होते हैं, ग्रुप्स में बांट रहे होते हैं, इंटरनेट पे होती हैं। इसको इस तरह सोचें, अगेन मैंने हमेशा कहा है, विद द फर्स्ट इंटरनेट जनरेशन वी ओनली मोस्टली सीन द बेनिफिट्स। इसके डार्क साइड भी है और अब तो खैर नजर आने लग भी गई है। इमेजिन अ सिनेरियो कि आपके नाम से आपकी तस्वीरें, आपकी वीडियोस अपलोड हुई हुई हैं, एंड लाइक 20 years down the line your son or your daughter decides to Google you ऐसे ही, and then he comes across all of that। तो फिर इमेजिन, सो हीट ऑफ द मोमेंट में लोग बहुत चीज़ें कर जाते हैं, लड़के वादे भी करते हैं, मैं कुछ नहीं करूँगा या मैं किसी को नहीं दिखाऊंगा, दिस दैट ये वो। इफ़ यू अगेन, बहुत सारे लोग जो सुन रहे हैं इसके बावजूद भी मंगाते भी रहेंगे और बहुत सारे लोग भेजते भी रहेंगे। बट अगर आपने यही भेजना ही है तो make sure your face is not in there. You never know. The guy who truly loves you right now will tomorrow end up ruining your life. And vice versa. Even some women can do that to you as well. There is no denying कि किसी एक जेंडर तक नहीं है। जैसा कि ये है, अब मेरे दोस्त के साथ, मेरे दोस्त की मंगनी हुई थी। मेरा दोस्त बहुत शरीफ था, अभी भी बहुत शरीफ है माशाल्लाह, ही इज मैरिड विद किड्स नाउ। तो उसने अब देखो एक चीज होती है कि इस पे मैं आता हूँ पास वाली बात पे। उसने, उसकी एक जगह बात चल रही थी राइट, और उसकी कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही, वो बॉयज स्कूल में पढ़ा और वो हमेशा से बड़ा शाय था, और फिर उसकी वो रिश्ते देखने जाता था। फिर एक जगह बात हो गई, फिर जहाँ हुआ कि ये बात आगे बढ़ेगी, फिर उसको एक ईमेल आई उनके बॉयफ्रेंड की तरफ से कि आप यहाँ से पुल बैक कर जाएं, मेरा इनसे है, वो शायद आपको बता नहीं पा रही वगैरह वगैरह। एंड देन ही जस्ट थॉट कि यार जब मैंने जिंदगी बगैर किसी पास के गुजारी, तो देन आई डोंट डिजर्व दिस, तो देन ही उसने रिश्ता वही खत्म कर दिया। अब इसमें दो चीजें हैं कि यू हैव रिमेन्ड वर्जिन बिकॉज यू वांटेड टू रिमेन वर्जिन, या आपको मौका नहीं मिला, ट्राई आपने पूरी की लेकिन मिला नहीं, और जब नहीं मिला तब आप पारसा बने आ रहे हो कि जी देखिए मैंने तो कुछ नहीं किया, हालांकि ट्राई पूरा किया होगा। और फिर मुझे भी अगेन, ये सबकी अपनी अपनी चॉइसेस हैं। इन दिस डे एंड एज यू कांट एक्सपेक्ट कि आपको बिल्कुल जो है ना जिसको आम जबान में, बाजारी जबान में डब्बा पैक कहते हैं या सील पैक कहते हैं, ये बड़ा मुश्किल है। तो एवरी वन यू फाइंड विल हैव सम सॉर्ट ऑफ अ पास दैट यू हैव टू डील विद। अब उन्होंने आपको क्यों नहीं बताया, क्यों झूठ बोला, अगेन नोइंग फुल वेल हमारे कल्चर में ज़ाहिर है इन चीज़ों की इतनी एक्सेप्टेंस नहीं है, किसी भी किस्म के पास्ट की एक्सेप्टेंस नहीं होती। एंड ऑफ कोर्स देयर कम्स अ पॉइंट इन अ गर्ल्स लाइफ एज वेल कि जहां उनको ये लगता है कि यार अब मैं अगर बताती फिरी तो मैं तो सिंगल ही रह जाऊंगी, तो फिर ठीक है मैं छुपा लेती हूँ। आई होप ये चीज़ सामने ना आए, मगर व्हेन यू डिड जर्क ऑफ लाइक दिस गाय, तो फिर वो चीज़ें नहीं छुपती। अगेन, अब कुछ लोग बोलेंगे कि जी लड़की ने कहा है तो वो सेफ्टी है, अगर लड़का इस तरह पास छुपा के आता तो आप उसको कहते कि फुल धोखेबाज है, दिस एंड दैट। अगेन मेरा ये मानना है, बट इट्स एन आइडियल सिनारियो, ये सबके लिए मोतबर शायद ना हो, या सबके लिए एक्सेप्टेबल ना हो, या सबके लिए कारामद ना हो। आई थिंक यू शुड कम आउट क्लीन एंड यू शुड टेल कि भाई मेरे ये रिलेशनशिप्स रही हैं एंड देयर इन द पास्ट, यू आर नॉट इन द पिक्चर बैक देन। आपकी प्रेजेंस में कुछ हो तो वो बात अलग होगी, लेकिन ये कि ये मेरा था, क्यों नहीं हुई शादी, मैं स्टैब्लिश नहीं था, या मैं मेरी नौकरी नहीं थी, या मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, या वट एवर रीज़न, इट फेल आउट एंड नाउ आई एम नॉट इन टच विद देम एंड देयर हिस्ट्री। तो इस तरह अगर आप बात कर लें तो इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं है। अगेन आजकल के दौर में ये तो और ज़्यादा कंसर्निंग होगा कि अगर कोई 28 साल का, 30 साल का है और उसका कुछ भी ना रहा हो, तो पता नहीं कि बंदा क्या सीन है भाई ज़िंदगी में। सो ये ज़रूर आप एक्सपेक्ट करें कि पीपल विल हैव सम सॉर्ट ऑफ अ बैगेज दैट दे आर डीलिंग विद, तो उससे वो ना हो। अगर तो आप जैसे कि आपने कहा कि आप मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं, अगेन आपकी भी मेरे दोस्त वाला सीन हो कि जी मैंने तो कोई भी पास्ट मेरा क्लीन रहा है, अगेन वो क्लीन इसलिए रहा है कि आपने क्लीन रखा, या क्लीन इसलिए रहा है कि आपको मौका नहीं मिला। दूसरी चीज़ ये कि इफ़ यू कैन कम टू टर्म्स विद इट, लेट गो कर सकते हो तो कर लो,
देर विल बी पीपल लाइक दीज। अब जस्ट बिकॉज देखिए अगेन इन द हीट ऑफ द मोमेंट गलतियां करते हैं, लड़के भी करते हैं, लड़कियां भी करते हैं। अब अगर किसी ने 21-22 साल की उम्र में, जो कि कोई उम्र नहीं होती, उसमें कोई इस तरह की मिस्टेक कर ली जहाँ पे न्यूड्स एक्सचेंज हो गई या सेक्सटिंग हो गई या वट, तो अब उसका खुमियाजा वो जिंदगी भर नहीं भर सकते। अगर तो उन्होंने दिल से माफ़ी मांगी, अल्लाह से माफ़ी मांगी और अपने आप को लेसन दिया कि मैं आइंदा ये नहीं करूँगा, तो देन पीपल लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स एंड दे मूव ऑन। तो अगर तो आप इतना दिल रखते हो कि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करो एंड देन मूव फॉरवर्ड, और फिर ये भी मेक श्योर करना है कि जो लोग इस तरह की चीज़ एक्सेप्ट करते हैं, फिर आपने बड़ा दिल रखना। तो ये नहीं कि फिर हर लड़ाई में आपके पास जब सारे कार्ड्स ख़त्म हो गए तो आपने ये पत्ता मारा, तू तो 2 नंबर थी और चालू थी, तेरी तो तस्वीर इंटरनेट पे फैली। फिर आपने ये नहीं करना कि हर लड़ाई में आप फिर वो चीज़ लाओ, फिर देन इट्स वेरी हर्टिंग। फिर आप भी हर्ट हो रहे हो, वो भी हर्ट हो रही है। अगर लेट गो करना है तो फिर कंप्लीटली लेट गो करना है, कंट्रोल शिफ्ट डिलीट करना है, रिसाइकल बिन से भी बाहर फेंकना है। अगर नहीं कर सकते, अगर आपको लगता है कि इफ़ यू फील डिसीव्ड, मैं आपकी बात कर रहा हूँ इन जनरल, अगर आपको लगता है कि यू बीन डिसीव्ड, तो फिर दैट्स योर डिसीजन। लड़की ने क्यों नहीं बताया, वो भी मैंने आपको वजह बता दी। लड़के भी गालिबन इसी वजह से, अगर छुपाएं तो छुपाएं, मगर उसमें मोटिव वाली बात है ना। अगर तो कोई 3 शादियां करके बैठा हुआ है और आप बोल रहे नहीं जी मैं सिंगल हूं और मेरा तो कुछ भी नहीं है, और फिर वो आपसे चौथी शादी करना चाह रहा हो, पीछे उसके 3 बच्चे भी हैं और बीवियां पाल रही हैं, तो वो तो सरासर धोखा है। तो फिर अगेन उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, उन्होंने शी ट्राई टू सिक्योर यू, शी ट्राई टू सिक्योर दिस रिलेशनशिप, सिक्योर दिस मैरिज। इट डजंट फ्लाई वेल विद अ देसी मैन। जब आप कोई औरत बताए, मर्द तो भाई हंक होता है ना। अब क्या ही मैं हवाले दूं अपने मुल्क के, किताबें भी अगर आ जाएं तो मर्द के ऊपर तो कुछ भी कीचड़ नहीं आता, खल्ली वल्ली टेंशन ही नहीं है, वो तो हंक है यार, वो तो ज़ाहिर स्कोर करेगा इधर उधर। बट अगर किसी खातून पे आ जाए तो फिर वो उसकी ज़िंदगी भर वो लेबल हो जाती है। तो ये मसला है कि हमारे मयार जो हैं मर्द के लिए अलग है, औरत के लिए अलग है। तो अगर तो आप इसको फुली एक्सेप्ट करके मूव ऑन करना चाहते हैं, इफ़ यू इसको फिर आप स्वॉट एनालिसिस ही कर सकते हैं कि भाई इन द ग्रेटर गुड ऑफ योर पीस क्या चीज़ ज़्यादा बेहतर है। अगर आपको ये चीज़ लगता है बार बार हॉन्ट करेगी, आई वुड सजेस्ट कि आप बैक आउट हो जाएं फिर, क्योंकि फिर ज़ाहिर है देखो पीस ऑफ माइंड जो है ना अल्टीमेट गोल है। अगर आपको लगता है ये चीज़ आपको इतना अफेक्ट करेगी और हॉन्ट करेगी बार बार, तो फिर ठीक है, फिर आप एक्सक्यूज़ कर लें सिचुएशन से। लेकिन अगर आप अपने आप को इतना मजबूत समझते हैं कि आप उस इंसान को, अपनी मंगेतर को भी इंसान समझेंगे और ये अंडरस्टैंड करेंगे कि गलतियां होती हैं, सबसे होती हैं, एंड शी एंडेड अप डेटिंग अ वेरी रॉन्ग गाय, क्लियरली होगा कोई, जो मुझे बड़ी बुरी हरकत लगती है कि खुद शादी भी नहीं करते। अगेन ये भी एक वजह है न्यूड्स ना भेजने की, कि एक तो ये कि वो दोस्तों में शेयर हो रही होती हैं या दोस्तों को दिखाई जा रही होती हैं। दूसरी वजह ये है कि वो फिर आपके खिलाफ एक टूल बन जाता है और ज़िंदगी भर का वो खुद भी शादी नहीं करेगा, लेकिन आपकी कहीं करने भी नहीं देगा, आपकी कहीं होने भी नहीं देगा। और ये फिर लड़के करते हैं। इसमें आई वुड सजेस्ट कि जो लड़कियां इस तरह का फेस कर रही हैं ब्लैकमेल, आप साइबर क्राइम जाएं। अब साइबर क्राइम का इशू ये है, अगेन मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती। अब आई डोंट नो ये दूसरे मुल्कों में किस तरह केस ट्रीट होता है। यहाँ पे अगर कोई लड़की जाती है कि जी मेरी न्यूड्स के साथ मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो वो न्यूड्स प्रिंट आउट में सबमिट करानी होती है और इंस्पेक्टर नौशाद के पास वो फाइल होती है, और वो फाइल इसी तरह के कैबिनेट्स में रखी होती है, उसमें हज़ारों लड़कियों की इस तरह तस्वीर है। अब आई एम नॉट ओके विद दिस। एक बंदा है, एक विक्टिम है, वो विक्टिम अगर देखिए मेरी बात सुने, अगर तो लेडी इंस्पेक्टर को दिखा दे कि भाई आप वेरीफाई कर लीजिए, देखिए मेरी तस्वीर है और इससे मैं ब्लैकमेल हो रही हूँ, और वो कोर्ट में बता दे, प्रिंट आउट की क्या जरूरत। लेकिन ये है, अब आई डोंट नो इसके पीछे क्या सोच है क्या नहीं है। हमारे यहाँ तो ऐसा भी होता है कि रेप का जो अगर कोई विक्टिम है खातून और पेशी पे अगर वो जा रहे हैं, तो जो परपेट्रेटर है वो और विक्टिम साथ ही बैठा के गाड़ी में लेके जाते हैं, साथ बैठा के लेके जाते हैं। इमेजिन एक आदमी जिसने आपके ऊपर इतना बड़ा जुल्म किया हो, उस साथ आप वैन में बैठ के जा रहे हैं कोर्ट। हमारे यहाँ कोर्ट कचहरी और इन मामलात में जो है ना सेंसिटिविटी नाम की चीज़ नहीं है। तो सिमिलरली साइबर क्राइम में ये इशू है। अब ये है क्या कर सकते हैं, और साइबर क्राइम में फिजिकली जाएं तो ही आपका काम शायद आगे बढ़ता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन उनके पास रोजाना को 20-40 हज़ार आ रही होती हैं, किस किस के पीछे भागेंगे। तो हिम्मत नहीं हारें और डटे रहें और सामने बंदे का मुकाबला करें, ब्लैकमेल ना हो किसी से। कोई अगर बोलता है कि मैं लीक कर दूंगा, वो बोलती है तू क्या लीक करेगा, मैं खुद लीक कर देती हूँ, जा क्या करेगा, क्योंकि अगलों के उसके पास उससे बड़ा वेपन कोई है नहीं आपके पास। तो इसको केयरफुली आपने मनूवर करना है और इन लोगों को कैफर किरदार तक लाना है। और ये बड़ी घटिया हरकत है। आई वॉज डीलिंग विद द केस
जहाँ पे एक साहब किसी और मुल्क में थे और वो पाकिस्तान का नंबर यूज करके बीवी जिसको तलाक दे चुके थे उसकी एक प्रोफाइल बनाई हुई थी और वहां पे अपलोड कर रहे थे, अपलोड किए जा रहे थे। वो फेसबुक पे रिपोर्ट कर इधर करें। अब चूंकि वो पाकिस्तानी नंबर से हो रहा है तो जिस मुल्क से हो रहा है वहां पे केस रजिस्टर नहीं हो पा रहा। बड़ा टेक्निकल इशू था। और साइबर क्राइम अब यहाँ से जहाज लेके तो नहीं ब्राजील जाके बंदे को पकड़ेगा। गेट व्हाट आई एम सेइंग? तो ये बड़ी घटिया हरकतें होती हैं और खास तौर पे ये जो एक्स हस्बैंड्स जो हरकतें करते हैं। आई रिमेंबर अ केस, इस पे मैंने बात भी की थी एक बार। एक साहब थे, उनको ही लाइक्ड फोटोग्राफिंग हिज वाइफ इन किंकी क्लोथ्स और वो करते थे। उनके पास कोई 800 तस्वीरें थी और जब बेगम से लड़ाई, अच्छा, और बेगम जहाँ काम करती थी चौकीदार से लेके सीईओ तक सबका नंबर था, क्योंकि उस तरह के होते हैं हस्बैंड, मुझे सबका नंबर चाहिए। फिर चौकीदार से पूछते हैं कितने बजे आई थी, फिर मैनेजर से पूछते हैं कितने बजे आई थी, एचआर से पूछते हैं, समझ रहे हैं, इस तरह के होते हैं। और अगर बीवी से लड़ाई हुई तो चौकीदार से लेके सीईओ तक 800 तस्वीरें भेज दी। अब सोचो उस औरत जो कि पाकिस्तान में एक इदारे में काम कर रही है और गेट से लेके ऊपर दफ्तर तक सबके पास उसकी 800 तस्वीरें हैं, तो क्या उसके वो गुजरेगी? मगर है। और पता नहीं औरतें फिर क्यों इस तरह के मर्दों के साथ रहती हैं। मगर ये है, इस तरह के बड़े केसेस हैं यार, अनफॉर्चुनेटली। सो प्लीज मेक श्योर नेवर लेट योर गाय टेक फोटोग्राफ्स ऑफ यू लाइक दिस। चाहे वो जितने वादे करे, वो आज आपका शौहर है, आज आपका मंगेतर है, कल वो आपका एक्स होगा, तो फिर वो फिर जिंदगी आपकी खराब कर देगा। तो इन चक्करों में ना पड़े, दूर रहें इन चीज़ों से। बाकी भाई आपको फिर यही है कि अगर तो आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हो और उसको एक इंसान समझ के माफ़ कर सकते हो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हो, तो ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि इट्स टू मच फॉर यू टू हैंडल एंड इट्स अफेक्टिंग योर लाइफ, इट्स अफेक्टिंग योर पीस, इट्स अफेक्टिंग योर प्रोडक्टिविटी इन एनी वे, तो फिर शायद मैं रेकमेंड करूंगा आप ना ही करें। लेकिन अगर करें एक्सेप्ट तो फिर जिंदगी भर इसको ताला लगा दें, कंट्रोल शिफ्ट डिलीट कर दें और कभी लड़ाई में ब्रिंग अप ना करें। ये जितने लोग हैं मैं उनसे भी कह रहा हूँ कि नेवर ब्रिंग द पास्ट ऑफ योर पार्टनर। जो था वो हो गया। इंसान गलतियां करता है और गलतियों से सीखता है और आगे बढ़ता है। तो कभी भी लड़ाई में, ये बड़ी गिरी हुई हरकत होती है कि जब आप अपने पार्टनर का पास्ट उसके सामने ला के रख देते हैं कि तू तो है ही 2 नंबर वगैरह वगैरह। ये चीज़ ना करें, ये बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ होती है। एक्सेप्ट कर लिया है तो बस ताक़यामत जिप कर दें, दफना दें उस चीज़ को। अगर नहीं कर सकते तो फिर आप जो है स्टेप असाइड हो जाएं और किसी और को ढूंढें। बाकी आई होप आप लोग ने काफ़ी कुछ सीखा होगा आज के एपिसोड से। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आज भी हमारे सब्सक्राइबर रेट जो है वो 30% है, यानी अगर 100 लोग देखते हैं ये वीडियोस तो उसमें सिर्फ 70 लोग होते हैं, उसमें सिर्फ 30 लोग होते हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया होता है, बाकी सारे नॉन सब्सक्रिप्शन चल रहे होते हैं। एंड थैंक्स टू ऑल द पेट्रन्स, आपकी सपोर्ट से काफ़ी फ़ायदा होता है एंड इट मीन्स अ लॉट टू अस। इट इनेबल्स अस टू सेट अप थिंग्स इन डिफरेंट कंट्रीज एज वेल, ताकि सिलसिला ना रुके वीडियोस का। एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि इसकी हम कंटिन्यूटी जारी रखें, बरकरार रखें। अपना ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगले एपिसोड में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।